जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सर? तबीयत से कैसी, खैरियत से हैं? लेक्चर्स कंप्लीट है बेटा आपके? लेक्चर्स कंप्लीट है आपके? लेक्चर्स कंप्लीट है बेटा? आप क्लिक रहता था ना? अच्छा, सही है जी। ऑनलाइन वाले हज़रात, मैं ठीक बेटा जी। ऑनलाइन वाले हज़रात, आप लोग को आवाज़ आ रही है? पहले तो बता दें मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ना? मैंने पूछ लिया था वैसे। चलें, खैर है सर। आगे पेपर की एंजाइटी नहीं थी हो रही, जब से सिलेबस खत्म हुआ है होने लग गई है। ये इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे हैं। इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे हैं। करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। यस 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 सर जी। रिटर्न असेसमेंट अपील नहीं है कंप्लीट? अच्छा जी सर, कैफ कंप्लीट है मेरा 12208 CRN। अच्छी बात है यार, फिर तो मुबारक हो। अच्छा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अरे सर बस तारीफ नहीं करनी है, बस स्टार्ट करते हैं। 118 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हो गए फिलहाल, अभी हमने स्टार्ट किया, कितने 3-4 मिनट हुए। तो आप लोग बताएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। मेरा ख्याल है अब ये राइट टाइम है स्टार्ट कर दें, क्योंकि तकरीबन 120 बच्चे यहाँ पे हमें सुनने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ और आ जाएंगे वक्त के साथ साथ। ठीक है जी, तो अपना टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सर जी, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के या इस पर्टिकुलर लाइव सेशन के जो आउटकम्स हैं वो आपके सामने मैं रख दूँ कि आपको जब इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद आप जाएँ यहाँ से तो क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि यार देखें, हमने जो तैयारी करनी है ना, कभी भी इस तरीके से नहीं करनी कि बस जितना भी किताब के अंदर गिवन है वो सबको याद कर लो, सबको रटा मार लो और बस पेपर पास हो जाएगा। सर, जो बंदा इस तरीके से तैयारी कर रहा है उसका पेपर 100% फेल होगा, पास नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग करके जा रहा है चीज़ों की। अच्छा, एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? सर, अगर हम आपके लेक्चर सुन लें ना तो इसका मतलब है कि हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, चीज़ों को याद नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे, ये बंदा भी फेल है, ये बंदा भी पास नहीं हो सकता। जिसको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो, और जिसको सिर्फ क्रैमिंग का नॉलेज है वो बंदा, ये दो लोग कम से कम पास नहीं होने वाला है के पेपर में। ये अपने जहन में बिठा लें और हर पेपर के लिए बिठा लें। अगर आप लोगों में से किसी का पेपर पास है कैफ का? कोई पेपर आपका पास है? कौन सा पास किया बेटा? FR2 CM में? FR1 और CM में? FR1 में थ्योरी है, थोड़ी बहुत है मेरा ख्याल है, तो थ्योरी आ जाती है ना पेपर में, पूछ भी लेते हैं ना, डिस्कस भी करवा लेते हैं। तो डिस्कशन में आपको स्टैंडर्ड वाली बातें लिखनी होती हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हज़रात, आप लोग ज़रा मुझे बता दें यार, आप में से अगर किसी का पेपर पास है और वो बच्चा मुझे ये बोले कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया था टीचर से, प्रैक्टिस नहीं की थी और मेरा पेपर पास हो गया, बिना प्रैक्टिस के पास हो गया था बेटा, आपका पेपर नहीं हुआ था। और मुझे बताएं कि जिस बच्चे का B.Law पास है, क्या सिर्फ याद करने से हो गया था? जो किताब में लिखा हुआ था बिना केस स्टडी पे अप्लाई किए, बिना याद किए हो गया था? तो भाई याद करना है, एक तरीके से करना है। वो तरीका क्या है वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। अब सर, हमारा जो पेपर है पर्टिकुलर, कौन सा पेपर है जिसकी हम बात करने लगे आज? टेक्स्ट प्रैक्टिसेस, ऐसा? ये जो हमारा पेपर है इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता होगी कि किस तरह से है। 100 नंबर का पेपर है तो कितने का थ्योरी आएगी सर? 35-40 मार्क्स की कम से कम थ्योरी है इसमें, और बाकी जो है 65 और 70 मार्क्स ये क्या है जी? न्यूमेरिकल के हैं, प्रैक्टिकल के हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो बंदा सिर्फ न्यूमेरिकल करके जा रहा है ना, उसके लिए पेपर कितना अवेलेबल है? 70% या 75 होगा, हद मार के 75, वरना 65 और 60 पे उसकी गेम खत्म है, क्योंकि उसको खुद भी तो नहीं आता होगा ना कुछ। न्यूमेरिकल आप करके जा रहे हैं, आपको सारा आता है, कुछ रह जाएगा। और जो बंदा सिर्फ थ्योरी करके जा रहा है, क्रैम करके आ रहा है, उसको तो 0% पेपर आता है। उसकी रीजन, भाई ICAP स्ट्रेट क्रैमिंग पूछता ही नहीं है। ICAP तो पूछता है क्या? केस स्टडी। हाँ, केस स्टडी में क्रैमिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है, वहाँ पे अपने नॉलेज को कैसे कैपिटलाइज करना है, ये बात हम जरूर कर सकते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं, जो मैंने ड्यूरिंग द सेशन तो नहीं की। रीजन बीइंग कि वहाँ पे हमारी कोशिश क्या थी कि आपको सारे का सारा पढ़ाएं। मतलब अगर मैं किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ ना और वो चीज़ सिर्फ थ्योरी के लेवल तक टेस्ट होगी, तो बच्चा माइट भी उसके कॉन्सेप्ट को छोड़ दे कि यार ये तो पढ़ना ही है ना, याद करना है, तो मैं छोड़ देता हूँ। पहले कोशिश थी कि सारे का सारा कॉन्सेप्ट दिया जाए उसको। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, सारी थ्योरी पढ़ा दी। ये ड्यूरिंग द बैच हमने अपना बैच क्लोज किया, सब कुछ खत्म कर दिया। किस किसने लेक्चर देखे कस्टमाइज वाले? या आप तो रेगुलर वाले बच्चे हैं, आपने अगर कस्टमाइज के देखे हैं, जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सब इंस्टीट्यूट्स के बच्चे होंगे और उन्होंने अपना सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर लिया होगा, नहीं तो 90% 80% हुआ होगा। तो भाई जहाँ पे भी आपका सिलेबस है, अभी किस तरह का टाइम आ गया? अभी टाइम ये आ गया कि यार हमारे पास पीछे टाइम कितना है, कितना टाइम बचा है पीछे पेपर में? 1 महीना, सवा महीना बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज से बैठ जाएं और सारी थ्योरी को क्रैम कर लें। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज से बैठ जाएं और चैप्टर 1 to 3 को भी लिख लिख के करना शुरू कर दें। इतना टाइम तो नहीं है, और भी पेपर्स होंगे। B.Law भी होगा आपके पास, कॉर्पोरेट लॉ भी, C.Law भी हो सकता है किसी का, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 2 वाले बच्चे भी हैं, ग्रुप B वाले, और उसके अलावा FR1 टैक्स भी हैं, और क्या है जी, कॉस्ट भी है। तो भाई उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में भी तो टाइम लगता है।
तो इसको किस तरह से करें सर, वो इफेक्टिव अप्रोच बता दें जो हमारे लास्ट महीने में हमारे काम आ जाएगी। अच्छा अप्रोच बिल्कुल बता देते हैं, आ जाए सर, आ जाए, जल्दी आ जाए। जिनके 4 पेपर हैं उनके हिसाब से, किसके आपके 4 हैं, तो आप फिर सही बंदे के सामने बैठे हैं ऐसा। तो सर टेक्स्ट प्रैक्टिसेस, मुझे एक चीज आप बताएंगे कि आप लोगों ने कभी पास पेपर्स खोल के देखे आईकैप के? किस किस ने कैफ 2 के पास पेपर्स ओपन करके देखे? आप लोगों को तो मैंने वैसे क्लास में कराए हैं, आप लोगों ने पास पेपर्स ओपन करके देखे? मुझे बताएं कि स्ट्रेट थ्योरी डिफाइन कर दो कि मेरे पास जो है ना टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, कितनी बार आई है, डिफाइन कर दो सीधा सीधा। एक आध बार आई है, 2 बार आई है, लेकिन वो किस तरह से पूछता है, वो सिनेरियो बना के पूछता है आपसे, वो सिनेरियो बना के पूछता है। अच्छा भाई एक बंदा है वो लायबल टू बी रजिस्टर है या नहीं है, वो ये नहीं पूछेगा कि मुझे बता दो किस किसने रजिस्टर होना है, बता दो। वो एक आपको बंदा बना के देगा, वहां पे क्रिएट करके देगा, मिस्टर XYZ है, ये काम करते हैं, इनके पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, इनके पास ये बंगला है, आप मुझे बता दें कि क्या इस बंदे को रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर है या नहीं है। मतलब इस तरह के सवाल पूछेगा। आपने उसकी अपने थ्योरी का नॉलेज को उठाना होगा, आपके पास वो वर्डिंग होगी जो आपने लॉ की पढ़ी हुई है, जो आपको टीचर ने आपके पढ़ाई, जो आपने किताब से रीड की, उस वर्डिंग को उठाना है और उस सवाल के साथ उसको मैच करना है, लिंक करना है और फिर अपना आंसर प्रेजेंट करना है। क्या आप लोग बी लॉ में ये नहीं करते? बी लॉ में ऐसे करते हैं। तो भाई टेक्स्ट की थ्योरी भी ऐसी आती है, बिल्कुल स्ट्रेट थ्योरी जो है ना वो आपकी आ जाएगी चैप्टर नंबर ऐसा। सर चैप्टर 1, 2, 3 आपके पास एक सेपरेट ग्रिड है, इसको अपने पास लिखें, इसको अपने पास लिखें, ये एक सेपरेट ग्रिड है। आपका दोस्त, ये आपका दोस्त इसका नाम है, सर कुछ ऐसा बता दें कि पढ़ना भी थोड़ा पढ़े और काम भी हो जाए। सेशन उसी के लिए तो रखा है कि यार सिर्फ जो याद करने वाली चीजें हैं उनके ऊपर टाइम लगाना, जो याद करने वाली चीजें नहीं है, जो सिर्फ अंडरस्टैंड वाली चीजें हैं उनके ऊपर टाइम, उस तरह से क्रैमिंग वाला टाइम नहीं लगाना। जब आप किताब लेके बैठते हैं, क्रैमिंग करते हैं, तो एक चीज को बार बार पढ़ना, जहन में बैठाना टाइम लगता है ना। लेकिन अगर आपके पास उसका कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सिर्फ कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं बल्कि उनकी क्रैमिंग रेलेवेंट है ऐसा, तो ये सेशन उसी के लिए रखा हुआ है बेटा। अपने अपने रजिस्टर्स ओपन कर लें और जो मैं बातें बता रहा हूं इनको लिखते जाइएगा, ठीक है जी। 4 के ऊपर भी बात करते हैं बेटा, 4 वाले बहुत बच्चे हैं जी। आप मुझे बताएं आवाज कट रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है ना जी? अली बेटा बोलें, चलें ठीक है। तो सर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों चैप्टर की पहली तो बात है कि पेपर में सेपरेट वेटेज है कि इन तीनों चैप्टर्स को किताब से अगर अलग भी कर दिया जाए ना तब भी यहां से पेपर आना ही आना है। कोई बता सकते हैं कितने की वेटेज है? ऐसा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपको बोलेगा कि टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट के ऊपर मुझे कोई कैलकुलेशन बना के दिखाओ, इररेलेवेंट बात है, इररेलेवेंट बात है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये तो वो 3 चैप्टर्स हैं जो हमने क्या करने हैं, सीधे सीधे क्रैम करने हैं। इन चैप्टर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमें वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, विच मीन्स कि वो आपसे पूछता है कि टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट, किताब के अंदर 7 पॉइंट्स गिवन है या 6 पॉइंट्स गिवन है, आपको 4 नंबर का दे देगा, तो 1 नंबर के लिए 1 पॉइंट। आपको अगर 6 पॉइंट्स आते हैं तो आप वहां पे 4-5 लिख सकते हैं, टूटे फूटे को 5 टूटा फूटा लिख देंगे सर, लेकिन 4 तो सही लिखेंगे ना आप, तो आपके वहां पे मार्क्स बनेंगे। अच्छा, पेपर में जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या? आज जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा ना कि ये चैप्टर सिर्फ क्रैमिंग वाले हैं, और जिन चैप्टर से सिर्फ क्रैमिंग बेस्ड टेस्टिंग ही होनी है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वो कर लेंगे ना और पेपर में वही चीज आ गई तो यहां पे आपका टाइम भी सेव होगा, यहां पे आपका टाइम भी सेव होगा। अब इसकी एग्जांपल ले लें सर, टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट आ गया सर, ये आ गया आपके पास 5 नंबर का, इसके ऊपर आपने कितने लिखने हैं? 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आपको याद थे, जुबानी याद थे, 5 पॉइंट्स लिखने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट। 3 मिनट। जरा 5 इंटू 1.8 तो करें, जरा 5 इंटू 1.8 तो करें, 9। इसमें प्लस करें जरा 2 मिनट्स ऑफ रीडिंग। इस सवाल की जो वेटेज थी ना उस 3-3.5 घंटे में, वो कितने की थी? 11 मिनट की थी, लेकिन आपने कितने टाइम में लिख लिए? 3 मिनट, 4 मिनट, हर 5 मिनट। इसका मतलब है कि यहां से आपने अपना टाइम सेव किया है। तो सर पेपर जो है वो इस तरह से करना है कि हमने थ्योरी को अपना पक्का करके जाना है, थ्योरी जो रेलेवेंट होगी वो बता दूंगा, थ्योरी को पक्का करके जाना है,
और अल्टीमेटली होगा क्या इससे कि आपका टाइम सेव होगा, जो न्यूमेरिकल जहां पे आप फंस रहे होंगे वहां टाइम मिलेगा करने का। पेपर करना कैसे, स्ट्रेटेजी क्या होगी वो भी बताता हूं। तो जिस बच्चे को तो थ्योरी आती है और वो थ्योरी जो आईक्यूब टेस्ट करता है, एनालिसिस क्या है उसका वो भी मैं बताता हूं। पास पेपर का एनालिसिस अगर मेरा किसी ने ओपन करके देखा हो तो वहां पे मैंने पिछले 10 अटेम्प्ट्स वहां पे लिस्ट डाउन की हुई हैं, अभी ओपन करता हूं। अगर आप उसको साइड बाय साइड रीड करते जाए ना, हर अटेम्प्ट का कंपैरिजन करते जाएं और 2025 की मार्च अटेम्प्ट तक आए तो आपको पता चल जाएगा कि यार कहां से आईक्यूब टेस्टिंग कर रहा है, और हर बार वहीं से टेस्टिंग करता है थ्योरी की। कभी उसने जिंदगी में ये नहीं बोला कि इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्रैम कर किया हुआ, तुमने यहाँ पे लिख के बता दो 2 नंबर के लिए। कभी जिंदगी में आपने ऐसा सवाल देखा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉरफिटेड डिपॉजिट को कभी भी नहीं कहता डिफाइन कर दो। कैपिटल गेन में कभी भी नहीं कहता कि डिफाइन कर दो सिक्योरिटीज क्या होती हैं। हाँ, वो सिक्योरिटीज की जो डेफिनेशन का मतलब है उसकी एप्लीकेशन उसके न्यूमेरिकल्स में जरूर होती है। ये बात मेरी समझ आ रही है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज सिक्योरिटी है, कौन सी चीज सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी पे सेपरेट ब्लॉक लगना है, अदर देन सिक्योरिटी एनटीआर में जाएगी। ये बातें हमने सारी पढ़ी हुई हैं और ये बात उसी बच्चे के लिए रेलेवेंट है जिसने पूरा सेशन जो है टीचर के साथ गुजारा, पढ़ा और सुना समझा। ठीक है जी। अब हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि यार कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं सर जो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है, याद करनी है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी हमने सिर्फ नॉलेज लेना है, अंडरस्टैंड करना है और एप्लीकेशन देखनी है, कौन सी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। ठीक है, 25 सवाल आ गए ऑनलाइन वालों के। यहां तक सब साथ हैं तो मुझे बता दें यार, सब मैसेज कर दें प्लीज। 143 बेटा बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी सफिया बेटा। स्ट्रेच से तैयारी का भी बता देता हूं, मेरे भी 4 हैं, 4 वाले भाई आपके साथ के बहुत लोग हैं। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा अभी बता देता हूँ, लेनोवो बेटा अभी बता देता हूँ। यूटिलिटेरियनिज्म, ये नाम बड़ा मुश्किल से याद किया था मैंने अपने लेक्चर में, फिर उसके बाद मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था। चलें जी, यहां तक तो मेरा ख्याल है सब साथ हैं, सबने बोला है सर ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों को क्या मैंने बताया कि किस तरह से देखना है इनको, क्रैमिंग बेस्ड। अब इन चैप्टर्स को मजीद डिक डाउन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 तो प्योरली क्या है, थ्योरी। सर आपके पास डेफिनेशंस हैं सेल्स टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, आपके पास जो है टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट है, टैक्स फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, ये सारी बातें वो करता है इसमें। सर प्रिंसिपल्स हैं टैक्स के, सीधी सीधी बातें हैं। पिलर्स हैं टैक्स के, सीधी सीधी बातें हैं। इसका मतलब है वहां पे वो किसी किस्म की केस स्टडी को बनाने की उसके पास गुंजाइश नहीं है, वो यही कहेगा डिफाइन कर दो, आपने डिफाइन कर देना है। तो चैप्टर 1 का सर मैटर तो हमारा रिजॉल्व हो गया कि चैप्टर 1 कैसे होगा, प्योरली सर प्योरली थ्योरी है ये, अपने पास इसको नोट कर लेगा ताकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता हो कि किस चैप्टर को किस तरीके से करना है। और ये जो नंबरिंग है मेरे पास, ये आईकैप की सर्टेक्स है लाइन है, क्योंकि इस वक्त हर कॉलेज से बच्चा है, तो मैं यहाँ पे जो नंबरिंग है वो आईकैप के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है जी, आईकैप के चैप्टर्स में जो नंबरिंग है, माइट भी आपने किसी और कॉलेज से पढ़ा हो तो आप वहाँ पे बुक हो तो उसका अलग चैप्टर नंबर हो, या आईकैप के हिसाब से बता रहा हूँ। तो चैप्टर 1 जो है सर वो प्योरली क्रैमिंग है, प्योरली थ्योरी है, इसको आपने क्रैम करना है, एज इट इज जाकर रिप्रोड्यूस कर देना है, और यहां से मैं सेफली कह सकता हूं कि सर 5 नंबर आएंगे, सेफली सेफली सर 5 मार्क्स आएंगे, और आएंगे ही आएंगे, होने को 10 भी आ सकते हैं, क्या पता चैप्टर 2 टेस्ट ही ना करे। बहुत बार किया उसने ऐसा, चैप्टर 2 कभी टेस्ट ही नहीं किया, चैप्टर 1 से 2 रिक्वायरमेंट्स पूछ ली उसने। समझ लो, आ रही बात समझ? अच्छा, चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं सर। सर चैप्टर 2, क्या आपने यहाँ पे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी? क्या आपने फेडरल की कमेटीज वगैरह पढ़ी थी? यहाँ तक जो बातें हैं ना, ये जो पहले 2 टॉपिक्स में वो बातें करता है, जहाँ पे प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है और फेडरल कंसोलिडेटेड, यहाँ से वो आपसे केस स्टडी बना ही नहीं सकता, सीधा सीधा पूछेगा कि अब इसकी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बता दो क्या होती है। पास्ट पेपर में भी ऐसे ही पूछा हुआ है उसने, केस स्टडी बनाएगा ही नहीं। हाँ, अब इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है एंड पे, कौन सा, जहां पे वो आपको बताता है कि आपके पास कौन कौन से टैक्सेस हैं जो प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो फेडरल में जाते हैं, कौन कौन सी कस्टम ड्यूटी लगती है कहां पे, इस तरह की वो सारी बात उसने वहां पे की हुई है। एक पर्टिकुलर जो है वहां पे लर्निंग आउटकम है ऐसा, तो वो जो है उसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है। और अगर आप पास पेपर को ओपन करके देखें, उसने आपको लिस्ट दी हुई है, एग्रीकल्चर बताओ कहां जा रही है, उसने आपको लिस्ट दी हुई है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज बताओ कहां जा रहा है,
सेल्स टैक्स ऑन गुड्स बताओ कहां जा रहा है। अब ये है आपके नॉलेज के ऊपर, इसमें कोई कॉन्सेप्ट कोई क्राइम तो रेलेवेंट ही नहीं है। आपको सीधा एक एक वर्ड लिखना है, प्रोविंशियल में या फेडरल में कौन सा एक्ट लग रहा है, इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस लग रहा है, सेल्स टैक्स का ऑर्डिनेंस लग रहा है या कस्टम ड्यूटी लग रही है, ये बताना है आपको। तो यहां पे जो है पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 2 के एंड पे जो लर्निंग आउटकम है एक, जहां पे वो प्रोविंशियल टैक्स की बात करता है, वहां पे वो केस स्टडी पूछ सकता है। आ रही बात समझ? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको देखने के लिए आना है तो उसको रट्टा नहीं मारना, उस लिस्ट को रट्टा नहीं मारना, उसको जहन में बिठाना है, याद रखना है, और पेपर में जब वो चीज आ रही है तो उसको एज इट इज आइडेंटिफाई करके लिख देना है। लेकिन जहां पे वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स की बातें करता है, अजीब अजीब सी बातें सारी, हम यहाँ से बजट बनाएंगे, फिर मिनी बजट बनाएंगे, फिर हमारा एक और बजट बन जाएगा, एक्सेस आ जाएगा, इस तरह की सारी बातें करता है, तो वो जो है वो प्योरली क्रैमिंग की बातें। वहां पे क्या किस किस्म की मुझे बताएं वो केस स्टडी बना सकता है। हाँ, ये आपसे वो जरूर कह सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो है ना हमारा बजट का डेफिसिट आ गया, अब हम क्या करेंगे। तो वही सर बात तो असल में यही है कि इतनी सी लाइन लिखने के बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो है ना सर एक मिनी बजट प्रेजेंट कर देंगे जिसकी आप अप्रूवल लेंगे, वही सारा आपने क्रैम वहां पे किया होगा वो वहां पे लिख देना, ऐसा। तो सर चैप्टर 2 में मैंने इसको आप 2 पार्ट्स बताए हैं। ओनली लास्ट लर्निंग आउटकम, आ रही बात समझ? सिर्फ ये वाला जो आउटकम होगा ना हमारा, ये एज पर आईकैप बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी स्टैंडर्ड वो है, मेरे लिए बच्चा सिर्फ वो नहीं है जो मेरे कॉलेज का है जिसने मेरे से पढ़ा है, वो है जो आईकैप का बच्चा है, जो आईकैप में अपेयर होने के लिए जा रहा है। तो सर मैं बिला वजह और फजूल की चीजों पे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करवाना चाह रहा। मतलब अब ये वो टाइम है कि हमने बच्चे को कस्टमाइज बैच भी दिया हुआ है, बोला है कि जिसने 0 से स्टार्ट करना है वो भी पास कर सकता है, जिसने सर कुछ लेक्चर छोड़े हुए थे वो भी स्टार्ट कर सकता है, और जिसने पहले पढ़ा हुआ था रिवीजन करनी है वो भी कर सकता है। लेकिन अब ये लास्ट मंथ स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ताकि यार अपनी तैयारी को सही से कैपिटलाइज तो करें। जो 4 महीने लगाए 5 महीने लगाए, ये ना हो कि आखिर में आके जो है ना फजूल की चीजों में टाइम वेस्ट कर दें और रेट्स याद करने बैठ जाएं और फजूल चीजें याद करने बैठ जाएं, आगे पेपर में उनकी वेटेज ही ना हो। बात समझ आ रही है? अच्छा बेटा मैं नंबर्स बता रहा हूं ना, आईकेप की किताब से नंबर बता रहा हूं। बिल्कुल बेटा, ये सेपरेट ग्रिड है। क्या मैंने यहां इनके सामने 10 से 15 नंबर लिखे? अब देखें जी सर, सेशन का कौन सा टाइम आ चुका है और यहां पे बच्चा सवाल कर रहे हैं कि सर यहां से 10-15 आएंगे। अब मुझे एक बात बताएं कि यार ये 10 से 15 नंबर देख के मैंने आपको क्या बोला थी कि अगर इन 3 चैप्टर्स को इस किताब से अलग भी कर दिया जाए ना, 2 किताबें बना दी जाए, तब भी वो इन 3 चैप्टर से 10 से 15 नंबर पूछेगा, 15 एट मैक्स और 10 एट मिनिमम। इस बात का मतलब ये है कि यार यहां से आएगा ही आएगा, चाहे 1 से आ जाए, चाहे 2 से आ जाए, चाहे 3 से आ जाए। अब मुझे बताएं, एक जो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट है, एक बंदा जो प्रूडेंट होते हुए सोचे यार क्या वो इन 3 चैप्टर्स के ऊपर टाइम नहीं लगाएगा जहां से 10 से 15 नंबर आ सकते हैं। विच मीन्स कि जो बंदा इसको छोड़ के जा रहा है उसके पास तो पेपर अवेलेबल ही 85 का है, और उसने फिर यही नहीं छोड़ा होगा, उसने कुछ और भी छोड़ा होगा। चले मान लें उसके पास 85 मार्क्स का अवेलेबल पेपर, 85 में से पेपर में जब हाथ पांव फूलेंगे तो आप अटेम्प्ट कितना करेंगे? 70 का, 80 का? चलें आपने 80 का अटेम्प्ट कर लिया, 80 में से आपने सही कितना किया? क्या ये रेलेवेंट नहीं है? माइट भी आपने 70 का सही कर दिया हो, उस 70 में से एग्जामिनर को कितना समझ आया? क्या ये रेलेवेंट नहीं है? करते जाएं जरा कम। तो हमने हमेशा कोशिश क्या करनी है कि हमारी अटेम्प्टेशन 90 प्लस हो। सर एक मेरी बात नोट कर लें, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये जो पहले वाले बच्चे को तो पता है, जो बच्चा 80 में पेपर अटेम्प्ट करता है और जो बच्चा 90 से अबव पेपर अटेम्प्ट करता है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है पासिंग रेशो में। 80 से अबव जाएंगे तो सर माइट भी पास हो, माइट भी फेल हो, डगमगा रहे हैं इधर उधर। लेकिन 90 से ऊपर अगर आपने चीजें सही की हो ना, तो आपको श्योरिटी जरूर होती है कि हाँ यार यहां पे कुछ बन जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने ये 3 चैप्टर ही छोड़ दिए मार्च 2026, ऐसा, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि नरमीन बेटा क्या यार किसी और का भी इशू है? क्योंकि किसी और बच्चे का नहीं आ रहा बेटा, आप अपना जरा इंटरनेट चेक करें, ठीक है बेटा? नहीं अस्मा बेटा, एनएफसी से किसी किस्म की कोई केस स्टडी एक्सपेक्टेड नहीं है। रीजन मीन कि यार वो तो सीधी सीधी थ्योरी है। बिल्कुल बेटा, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट का भी बता देता हूं। अच्छा जी, इसके बाद हम थोड़ी देर बाद और भी बात करेंगे सिलेक्टिव स्टडी।
क्या ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि सिलेक्टिव स्टडी में फॉल नहीं करती, उसी में फॉल करती है। अच्छा, अब आते हैं सर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 का नाम सुनते हुए सबसे पहला टॉपिक कौन सा आ रहा है ज़हन में? एथिक्स आ रहा है। और क्या आ रहा है? मशहूर जमाना टॉपिक ऑडिट, इवेजन, इस तरह की अवॉइडेंस, इस तरह की कुछ चीजें आ रही ज़हन में। आपको अगर वो बंदा ये बोले कि एक बंदा जो है वो टैक्स लॉस के अंदर रहते हुए ये हरकतें कर रहा है, अवॉइडेंस कर रहा है, इवेजन कर रहा है, अवॉइडेंस कर रहा है उसकी, इसके ऊपर किसी किस्म की, इसके ऊपर पीनल एक्शन नहीं होने वाला, पेनल्टी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन अवॉइडेंस भी एक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे आपको एक बंदा कोई एक्टिविटी करवाता हुआ दिखा देगा कि देखो ये बंदा ये काम कर रहा है, आप बताएं क्या इसके ऊपर, मैं कहना चाहिए टैक्स की इंप्लीकेशंस क्या है इसके ऊपर, तो आप बताएंगे उसको कि क्या ये टैक्स अवॉइडेंस में फॉल करता है, टैक्स इवेजन में फॉल करता है। एक तो तरीका ये है उसका। दूसरा तरीका कहेगा कंपैरिजन बना दो अवॉइडेंस का और इवेजन का, 5 नंबर के लिए पूछ लेगा। दोनों तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह के टॉपिक्स जो है इसके ऊपर केस स्टडी भी बन सकती है और इसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरी भी आ सकती है क्रैमिंग की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्फिडेंशियलिटी, आपसे पूछूं प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको मैं बोलूं कि यार आप मुझे बताएं कोई और प्रोफेशनल एथिक्स बताएं, इस तरह की चीजें बताएं, क्या डेफिनेशन पूछूंगा मैं आपसे? ऑब्जेक्टिविटी बताएं, क्या डेफिनेशन पूछूंगा आपसे? नहीं, कभी भी नहीं। आपको एक केस बना के दूंगा, एक बंदे को एक जगह पे फंसा दूंगा कि आप इसको एक एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है, यहां पे उसको एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है। किस तरह से करेगा, उसको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, 5 फंडामेंटल्स का ख्याल रखना चाहिए उसको। तो यहां मेरे पास लूप होल है कि मैं एज एन एग्जामिनर केस स्टडी बना सकता हूं। और सर चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है जी? एथिक्स। और इसके ऊपर हमेशा क्या आती है? माइट भी वो चैप्टर नंबर 2 स्किप कर दे, लेकिन चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो वो कभी भी मिस नहीं करेगा। जितनी बार उसने टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट पूछ लिया है ना, जितनी बार उस बंदे ने पिलर्स ऑफ टैक्स पूछ लिए हैं, यकीन करें जुबानी याद हो जाने चाहिए। अगर एक बंदे ने पिछले 10 अटेम्प्ट्स की हुई है, अभी दिखाता हूं पास पेपर का एनालिसिस, कितनी बार पूछा हुआ है, सेम चीज है, रिपीटेटिव टेस्टिंग। यार जब तुमने पूछनी ही थ्योरी है, क्रैमिंग पूछनी है, तो नई चीज तो नहीं आ सकती ना। अगर तुम एक अटेम्प्ट में ये पूछ रहे हो टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट, अगली बार 2 अटेम्प्ट छोड़ के तुमने वही चीज पूछनी है, तो तब भी तुम वही बात करोगे कि टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट बता दो। इस हाथ से मांगी, उस हाथ से मांगी तो भीग ना, ठीक है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जहां पे उसके पास लूप होल है हमने उसको समझना है, और जहां नहीं है लूप होल वहां पे सीधा काम करना है, वहां पे कोई इधर उधर के अपने सोच से केस नहीं बनाने, अपनी सोच को जरा कन्फाइन करना है, एक डायरेक्शन में लेके जाना है। इसके ऊपर मैं मेहनत करूंगा सिर्फ क्रैमिंग वाली, इसके ऊपर मैं मेहनत करूंगा केस स्टडी वाली। जहां पे केस स्टडी की बात कर रहा हूं वहां फिर मैं सोचूंगा, अपने जहन को लड़ाऊंगा, पास पेपर्स करूंगा, किस तरह के वो केसेस बना सकता है। अच्छा, अगर इस तरह के एथिकल डायलेमा में ले आए तो यहां पे ये रिएक्शन देना होता है। अभी तो सारी जेनेरिक बातें हो रही हैं सर, इन लेक्चर्स में जो हमने पास पेपर्स किए हैं वहां हमने सारी बातें कवर की हुई हैं, कॉन्सेप्ट सारे वहां कवर किए हैं। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, क्लास नहीं हो रही यहाँ पे वो तरीका बता रहा हूं कि अगला 1-1.5 महीना गुजारना कैसे है यार। तो ये 15 नंबर इतने रेलेवेंट हैं कि सर मैंने इसके ऊपर तकरीबन 20 से 22 मिनट लगा दिए। मेरी बात आ रही है समझ आप लोगों को कि सर चैप्टर नंबर 3 में उसके पास लूप होल है केस स्टडी का, चैप्टर नंबर 1 में उसके पास लूप होल नहीं है, और चैप्टर 2 में एक ऐसा टॉपिक है जहां पे उसके पास लूप होल है केस स्टडी का, वहां वो बना सकता है। तो अब इसका मतलब है कि हमारी सोच थोड़ी सी खुली है कि किस चीज को किस तरह करेंगे। जब किताब खोलेंगे तो आप जरा मेहनत करने का तरीका, इनपुट देने का तरीका कुछ और होगा। टॉपिक देखेंगे, टॉपिक बताएगा कि हाँ मुझे सिर्फ क्रैम करो या मुझे अंडरस्टैंड करो। यहां तक बात समझ आइए। अब बताएं जी आपका फेवरेट, सेल्स टैक्स स्टार्ट करें या इनकम टैक्स स्टार्ट करें? सेल्स टैक्स स्टार्ट करें, ज्यादा मुझे पता था इसी के वोट आएंगे, तो सेल्स टैक्स। जी ऑनलाइन वाले हज़रात आप लोग क्या कहते हैं? अब जरा मुझे बता दें यार, वो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एक टॉपिक आ गया मेरे जहन में, आपको क्या लगता है? किसी को अगर याद है वो टॉपिक, केस स्टडी या वहां पे क्रैमिंग? वेरी गुड, क्रैमिंग। क्रैम करना कैसे है वो भी बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ही ये है कि हमारे पास हमारी वोकैबुलरी ही डिफाइन नहीं होती कि यार टैक्स का जो लॉ है इसको पंजाबी में नहीं लिखना, इसको सिंधी में नहीं लिखना,
इसको लिखना अंग्रेजी में ही है, और अंग्रेजी कौन सी, जो टैक्स का लॉ है वो अंग्रेजी, जब सी लॉ कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट लॉ वाली अंग्रेजी, अकाउंटिंग का जब आईएफआरएस का स्टैंडर्ड लिखना है तो स्टैंडर्ड वाली अंग्रेजी, अपने घर से अंग्रेजी नहीं लानी टूटी फूटी। इसका मतलब ये हुआ कि करना कैसे वो भी बताता हूं, रुक जाए। दिमाग साथ नहीं दे रहा, अगर आज याद कर लूं तो कल भूल जाता है, बादाम खाओ। मैं नहीं बोल रहा, एक बंदे ने जवाब दिया हुआ उसको। चलें जी, सेल्स टैक्स, सेल टैक्स, सेल टैक्स। चलें जी, अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, सेल्स टैक्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब आ जाएं सर आगे जरा, सेल्स टैक्स के ऊपर आए। कितनी वेटेज है जी इसकी, कोई बता सकता है मुझे? ये वेटेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक की। कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर? 3 चैप्टर्स। नंबर चैप्टर नंबर 17, 18 एंड 19। यार एग्री करते हैं आप लोग मुझसे? क्या ये पढ़े हुए हैं आप लोगों ने कभी जिंदगी में? सेल्स टैक्स का नाम सुना हुआ है कभी जिंदगी में? अब तो हम ऐसी कोई बातें कर ही नहीं सकते कि जो हमें जीरो पे ले आए। अब तो सिर्फ अपने मोरल को हाई रखने वाली बात करनी है। ये टाइम वो है, यकीन करें वो ये टाइम अब वो है। चलें सर, 30 से 35 नंबर आप लोगों ने खुद ही बता दिए मुझे। अब इस 30 से 35 नंबर की भी एक जो है ना फर्दर डिवीजन है। किस किस में? 30 से 35 नंबर की जो फर्दर डिवीजन है, कोई मुझे बता सकता है वो कैसे? कभी आपने सेल्स टैक्स से आया हुआ पास पेपर देखा है? न्यूमेरिकल पास पेपर देखा है? वो कितने का होता है? 18 से 20 नंबर का होता है। 2 रिक्वायरमेंट्स होंगी तो 20 नंबर का 18 और 2 नंबर की बना देगा, 17 और 3 नंबर की बना देगा, 15 और 5 नंबर की बना देगा। लेकिन वो किस पे बेस कर रही होती है? आपकी कैलकुलेशन पे या क्रैमिंग पे? अंडरस्टैंडिंग पे और फिर उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। इसका मतलब है कि सर अगर मैं इस 30-35 के 2 हिस्से करूं, सर इस 30 और 35 के अगर मैं 2 पार्ट्स बनाऊं अपने पास, तो वो 2 पार्ट्स कुछ ऐसे बनते हैं। माइट भी आपको लग रहा हो कि सर ये बातें तो हमने कभी पहले जिंदगी में सुनी हुई हैं, लेकिन अभी इस वक्त पूरे सिलेबस की नाउ हाउ लेना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो पेपर है वो पूरे सब्जेक्ट का होगा। अब मैं सिर्फ सेल टैक्स आप टेस्ट नहीं करूंगा, 1 2 3 भी मिलाऊंगा, 4 से लेकर 15 16 तक वो भी मिलाऊंगा, 17 18 19 भी मिलाऊंगा। तो असल में इतना टाइम भी नहीं है, टाइम बाउंड है ना, रिस्ट्रिक्शन है ना हमारे पास, तो टाइम भी सही सही लगाना है और आउटपुट भी ज़्यादा ज़्यादा लेना है। तो सर ये तकरीबन 20 नंबर का क्या आएगा? न्यूमेरिकल, ऐसा है। ये मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूं, कोई हवा में बातें तो नहीं कर रहा। ये तो मैं पिछले 5 साल के, विच मीन्स के पिछले 10 अटेम्प्ट्स के पास पेपर एनालिसिस को अपने सामने रखते हुए, कहाँ है सर वो पास पेपर का एनालिसिस? इतनी देर से आप लगे हुए हैं, दिखाई दें हमें थोड़ा सा, हवा में बातें तो नहीं कर रहे आप। ये लीजिए, ये सर आपको क्रॉस लगे हुए नजर आ रहे होंगे। ये असल में मैंने पिछली 10 की 10 अटेम्प्ट्स जब मैंने करवा दी थी अपने पास, तो मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिए थे कि ये मैं करवा चुका हूँ ऐसा। तो सर ये मेरे पास एक पास पेपर का एनालिसिस है, अगर आप इसको गौर से देखें और सिर्फ सेल्स टैक्स को देखिएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स को देखिएगा। रिसेंट से पास में जाए या पास से आगे आए? ट्रेंड बनाना है, जैसे भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आ जाइए जरा स्प्रिंग 2025 की बात कर लेते हैं। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कितने का है? सेल्स टैक्स की थ्योरी कितने की आई है? कितने हो गए? 21 हो गए। उसने 21 नंबर आपसे पूछ लिया, आगे हैं जरा। और उसी की रिटर्न से रिलेटेड 3 नंबर की कोई एज इट इज उसने क्रैमिंग पूछी हुई है। सर ये ऑटम 2024 एक अटेम्प्ट से पुरानी सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का है? सेल्स टैक्स की केस स्टडी कितने मार्क्स की है? और उसकी थ्योरी कितने नंबर की है? हो गए पूरे, आगे हैं। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल यहां पे कहां है जी? ये लें आपके सामने, आपका पर्पस सर्व कर रहे हैं। वो जो पेपर में बड़े बड़े 3 सवाल आने हैं, कहां कहां से आने हैं?
इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेल्स टैक्स और सैलरी। अरे भाई एक ये न्यूमेरिकल है जो आपके पेपर पास होने या फेल होने में ये ऐसा। अच्छा ये सेल्स टैक्स की थ्योरी आई हुई है, ए बी और सी, क्या हो गए पूरे आपके नंबर? तो भाई थ्योरी भी पूछता है आपसे और वो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब यहां पे उसने हाथ थोड़ा सा कम रखा तो 4 नंबर उसने यहां बढ़ा लिया अपने, यहां पे उसने न्यूमेरिकल में हाथ अपना पूरा रखा तो उसने यहां पे 4 कम कर दिए। लेकिन क्या ये जो मैं बात कर रहा हूं ग्रिड की, क्या आप इस ग्रिड को मीट कर रहे हैं? बच्चों को यही नहीं पता कि यार हमने कितना पोर्शन करके कितना बेनिफिट हासिल करना है, पूरे टैक्स पे लगे हुए हैं बराबर। यार अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर, चैप्टर 17, 18, 19 और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ही पहले अच्छे से करूं, पहले अच्छे से ये करूं, कितने मार्क्स? मिनिमम 40 और मैक्सिमम 50। यार बात समझ आ रही है कुछ आपको? मतलब कि यार मैं इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हूं और मैं चैप्टर नंबर 16 पे जाऊं, 12 चैप्टर्स करने के बाद भी माइट भी मैं कुछ छोड़ के 50 नंबर तब भी ना आए मेरे पास। लेकिन अगर मैं इन्हीं चीजों को अच्छे से करूं और इसमें मेरी 80% आउटपुट भी मेरा हो जो समझ आ जाए एग्जामिनर को, तो इसका क्या मतलब है कि हमें टाइम कम लगाना है और आउटपुट ज्यादा निकालना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 50 के लिए पूरा इनकम टैक्स करना है, वहां पे भी आपको हैक देता हूं किन चीजों पे काम करना है, किन पे काम नहीं करना। आप लोग को शायद सुन के अजीब लगे, सैलरी कभी कुछ याद नहीं करना इसमें से, शायद आपको अजीब लगे बिजनेस कभी कुछ याद नहीं करना इसमें से, कैपिटल गेन कुछ याद नहीं करना इसमें से। सर जो आपको कहते हैं कि इसको याद करें वो असल में आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। यार वो जो 2 से 3 नंबर की कोई एक आध प्रोविजन आ जानी है ना, उसके लिए आप अपने 50 नंबर को जाया नहीं कर सकते। इस वक्त मैं आपको वो एडवाइस दे रहा हूं कि यार मैं खुद पेपर देने जा रहा हूं और मुझे कैसे पेपर करना है, तो हमें असल में ग्रिड वाइज चलना पड़ेगा। ये ग्रिड बच्चों को फाइनल्स के आखिरी पेपर तक जाके समझ आती हैं, हमें भी आखिर में जाके समझ आती। कैफ में किसी ने नहीं बताई ये ग्रिड्स क्या होती हैं, कभी नहीं पता कि अच्छा हाँ सिर्फ इतना कर लेंगे तो इतना कवर हो जाएगा। जब आप थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना तो फिर आपको चीजें सारी समझ आने लगती हैं। फिर आपको अभी तो शायद किसी ने पास पेपर्स भी ओपन ना करके देखे हो, बस जो टीचर ने सवाल कराए हैं वो। क्यों आशिर, मिड टर्म दिया था? लानत है तुम्हारी शक्ल पे, लेट हो गया था। वैसे अभी भी भेज दोगे तो टेस्ट चेक हो जाएगा, लेकिन तुम भेजने वाले बनो। बेटा मैं आप सब लोगों के सवाल लेता हूं। अमृत मैं भी आपको बताता हूं सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। सर जी कसम से ऐसे अभी तक गाइड नहीं किया किसी ने, दिल से दुआ फ्रॉम लाहौर। थैंक यू बेटा। बेटा अभी बताता हूं यार, जितनी बातें बताई हैं वो समझ आ गई हैं तो पहले एग्री कर लें, वो जो अगर समझ आ गई है तो यहां पे एग्री कर लें। अच्छा यार पास पेपर एनालिसिस पे आए, ये 3 अटेम्प्ट से इसे पीछे क्यों नहीं लेके जा रहे? आ जाए जरा पीछे भी आ जाए। कितने नंबर का न्यूमेरिकल आ गया? यार अगर आपने सेल्स टैक्स के चैप्टर नंबर 17 और 18 अंडरस्टैंड करके और उनको आपने समझ के पिछले कोई 10 से 12, 15 न्यूमेरिकल्स कर लिए, 2 बार कर लिए, और एक जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका आपने मॉक कर लिया, मिड टर्म कर लिया, कुछ भी कर लिया, यकीन करें इस 17 में से आपकी जो आउटपुट है ना वो 90-95% की रहेगी। 17 में से कितने निकाल सकते हैं आप? देखें 15, 14, 13। यार इतने नंबर आप एक सवाल में से निकाल रहे हैं, लेने कितने हैं? 50 लेने हैं। अच्छा वापस आओ जरा, वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कितने मार्क्स का था? सपोज कर लें आपको एक रिक्वायरमेंट स्ट्रेट नहीं आती 5 नंबर की, भूल गए थे आप, 10 नंबर तो फिर भी निकाल सकते हो ना यार वहां से। कितने? 25 नंबर निकाल रहे हो। पीछे पेपर कितना बचा हुआ है? पीछे पेपर बचा हुआ है तकरीबन सर इनकम टैक्स से 60 नंबर का, और उसके अलावा आपको 5-7 नंबर का, तो पीछे 65-60 नंबर पड़े हुए, जिसमें से आपने 20 निकालने, 20-25 निकालने। जिंदगी आसान हो गई है। ये है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को कलेक्ट करने का तरीका। पेपर मुश्किल नहीं है, चीजें आपको आती हैं। स्ट्रेटेजाइज करना है कि यार चीजों को पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। हाँ टाइम बचा तो जो मिसलिनियस चीजें इनके ऊपर आ जाएंगे। ऐसा जी ऑनलाइन वाले हजरात, यार यहां तक बात समझ आई है तो मुझे बता दें। बेटा तैमूर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं, अभी आप समझें कि आपको एक अल्लाह का बंदा जो है ना वो बैठा हुआ बता रहा है और कि आपने क्या करना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट रेलेवेंट नहीं है बेटा, आप कहीं से भी हैं, मैं आपको ईमेल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप मॉक भेज देगा, चेक होकर मिल जाएगा। सही है? हाँ मॉक मेरा होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने अपने चेकर को मॉक दिया हुआ है उसका सोल्यूशन दिया है वो मेरा मॉक है, ठीक है ना? तो आप चेक करके भेजने मिल जाएगा आपको।
बेटा ये जो पंजाबी मुझे सुन रहे हैं, मैं खुद पंजाबी हूँ और मैंने कैफ लाहौर से किया है, ठीक है ना, आगे हैं। तो भाई ये कितने नंबर का न्यूमेरिकल आ गया फिर? 19 नंबर का आ गया। तो ये कोई मैं आसमान से तो चीजें लेके नहीं आया, मुझे किसी ने बताया तो नहीं था। मुझे आईकैप ने ना किताब के पहले पेज के ऊपर आईकैप की ग्रिड बना के दे दी थी कि ये नंबर है इसका, इसके ऊपर तुमने इतने घंटे लगाने हैं टीचिंग आवर्स, और तुमने बच्चे को ये पढ़ा देना है, मैं इसमें से इतनी टेस्टिंग करूंगा। ये आपको नहीं बताया था, ये उसने मुझे बता दिया था और मैंने वो पढ़ के मैंने आपको उस तरह से पढ़ा दिया। और ये एनालिसिस खुद बता रहा है कि मैं कितना अब आऊंगा। यार क्या ये देखें, पास पेपर का जो ट्रेंड है क्या वो फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? वही फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है ना। और यकीन करें ये जो पेपर है सबसे आसान पेपर था, और ये उसके लिए आसान था जिसने पढ़ा हो। पेपर अब भी आसान आएगा, पेपर को मुश्किल, कैफ 2 तो सबसे आसान है भाई। सबसे पहली बात, वापस आए अपनी जगह पे। सर अब मुझे बताएं कि जो 20 नंबर का न्यूमेरिकल है एट मैक्स, इसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स रेलेवेंट हैं? चैप्टर नंबर 17, 18। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। जब वो आपको बताएगा कि इससे परचेज किया, इसको सप्लाई की, फर्दर लगाना है नहीं लगाना, अनरजिस्टर्ड को की, तो आप देखेंगे कि यार क्या ये बंदा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तभी लगाएंगे ना फर्दर। अब ये आपने लिखना नहीं है वहां पे, ये आपका अपना नॉलेज है, आपके जहन में अंडरस्टैंडिंग थी, उस बेसिस पे आपने कैलकुलेशन करके दिखाई है। सवाल में लिखते हैं क्योंकि ये बंदा नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड है इसलिए फर्दर नहीं लगा रहे, ये देखो फर्दर नहीं लगा रहा मैं, ऐसे कोई बात करते हैं हम? डायरेक्ट लगा देते हैं या नहीं लगा देते? हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एग्जामिनर को भी वही समझ आता है जो हम उसको समझाते हैं। मतलब हम वहां पे रेट लगा रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर को पता है कि हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, लिख के बताने की जरूरत नहीं है इसको। अच्छा मुझे बताएं, अगर एक बंदा टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है, तो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा होगा सेल्स टैक्स में, तभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ना। अगर एक बंदा अपने घर से अपनी हॉबी वगैरह किस तरह कोई काम कर रहा है, उसके लिए तो है ही नहीं। तो अब ये जो चीज है ये कहां पूछ सकता है वो आपसे? एक बंदा है, बता दिया कि हसन फुरकान भाई हैं, ये जो है क्या करते हैं, एक इनकी अपनी पर्सनल हॉबी है, घर में ये प्लांटेशन करते हैं, बस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से खरीद के आ गए हैं, कहीं से खरीद के आ गए हैं, और क्या कर रहे हैं ये, बस किसी को इसने तोहफे में दे दिया वो। यार क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहा ना। अब ये आपको दे देगा वो केस स्टडी में, ये जो 4-5 नंबर की जो केस स्टडी है ना, वहां पे इस तरह की बातें करेगा आपसे। और ये जो 17 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल आ रहा है ना, यहां पे वो बातें करेगा जो मैंने पहले की हैं। अब सर इनपुट नॉट एडमिसिबल, इनपुट इनएडमिसिबल सेक्शन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने जिंदगी में, वहां जितनी बातें हैं सारी न्यूमेरिकल बेस हैं। सर आपने कभी डेबिट और क्रेडिट नोट पढ़ा हुआ है? जितनी बातें सारी न्यूमेरिकल बेस में। तो यार कहने का मतलब क्या है कि उन प्रोविजंस को, वो बड़े बड़े सफ़ों को याद नहीं करना, उनको अप्लाई करना है सवालात के अंदर, उनको रीड करें, 2-3 बार रीड करें, अंडरस्टैंड हो गया, सर से समझ लिया, कॉन्सेप्ट आ गया, सवाल उठाएं। कॉन्सेप्ट होगा, सवाल फरफर निकलेगा, मसला नहीं होगा फिर। तो भाई असल में तो चीजों की क्या है, एप्लीकेशन है। अब कोई बंदा चैप्टर नंबर 17 को उठाए और 18 को उठाए और उसको जो है रीड करना शुरू कर दे और फिर कहे जब तक मुझे ये इनएडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड याद नहीं हो जाता, जब तक मुझे ये सेल्स टैक्स इनएडमिसिबिलिटी याद नहीं हो जाती, मैं छोड़ूंगा नहीं इस चैप्टर को। भाई उसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, उतना टाइम देना है। सर के साथ, सर से सुना लेक्चर, आप लोग ऑब्वियसली ले लिया, सर से सुना, रीड किया, समझा, एप्लीकेशन पे आ जाओ उसकी। कैसे एप्लीकेशन? पास पेपर उठा लो उसका। आ रही बात समझ? ये हैं बातें चैप्टर नंबर 17 और 18 से रिलेटेड। तो सर यहां पे कौन से फॉल करते हैं? 17 एंड 18। लेकिन सर ये यहां से तो 20 नंबर आ जाएंगे, बाकी के 10 नंबर। चैप्टर नंबर 19 बचा है आप लोगों के पास? कोई मुझे बता सकता है कि उसमें किस तरह की बातें की हुई हैं? क्या टेम्परेरी, कुछ आपने रीड किया हो, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन और ब्लैक लिस्टिंग और इस तरह की बातें? अगर वो कहे कि यार एक बंदा जो है वो इनवॉइसेस इशू कर रहा है, फेक इनवॉइसेस, टैक्स फ्रॉड में मुलविस है, क्या करेंगे अब? यहां पे कोई न्यूमेरिकल कंप्यूट कर दो इसका? नहीं, यहां पर न्यूमेरिकल कंप्यूट नहीं करना। हम बताएंगे कि अब ये बंदा जो है इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो सस्पेंशन की बात करेंगे और वहां से आगे जो भी सस्पेंशन में लिखा है वो सारा छाप देंगे कि ये बंदा आपसे कोई भी इनवॉइस इशू करेगा, कोई इनपुट नहीं देना। अच्छा, ज्यादा मजीद गंदी हरकतें कर रहा है, आगे आ जाओ, ब्लैक लिस्टिंग पे आ जाओ। उसमें बोलेंगे ना अभी की इनवॉइसेस ना पहले की इनवॉइसेस, किसी इनवॉइस पे जो है ना इनपुट नहीं देना, इस तरह की बातें करेंगे। तो यार सिनेरियो ये है कि इनके अंदर कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, बल्कि इनकी क्या है, एप्लीकेशन है, केस स्टडी बेस।
सिर्फ एक लाइन में लिख के दे देगा, 2 नंबर 3 नंबर की रिक्वायरमेंट कि यार एक बंदा जो है ना वो इनवॉइसेस फेक इशू कर रहा है और दूसरे बंदों की हेल्प कर रहा है ताकि फ्रॉड की टैक्स की क्या है इवेजन हो जाए। भाई क्या सजा है इसके लिए? सेल्स टैक्स में सस्पेंड कर दिया जाएगा, सिंपल इज दैट। ऐसा तो अब ये है सर सारा सिनेरियो कि जिन चीजों के ऊपर प्रैक्टिकल सिनेरियो में ध्यान देना है, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल करना है, वो मैंने अलग कर दी है आप लोगों के लिए, वो मैंने अलग कर दी है। और जिनके ऊपर केस स्टडी करनी है या जिनको थ्योरी, जिनको क्रैम करना है असल में, वो मैंने आप लोगों के लिए अलग कर दिया है। ऐसा है जी। ऑनलाइन वाले हज़रात क्या सब साथ हैं जी? जो है पूछें, उस पर बात करता हूं बेटा। कितने बच्चे यहाँ पे मोटिवेशन के लिए बैठे हुए हैं कि सर अब्दुल्ला बात करेंगे तो बस उनसे मोटिवेशन ही लेनी है, पेपर तो हम कर लेंगे इनकी बातें सुन के। मोटिवेशन ना, तुम लोग तो ये सारी बातें जो है पूरे सेशन में ही सुनते आए हो, हर लेक्चर में जो है ना मैं तुम लोग को सब सुना हुआ है। अच्छा ठीक है जी, जी बेटा। हाँ मैं आता हूँ सर। एक सवाल है मेरे पास कि सबसे पहले कि न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या इंपॉर्टेंट है? यार आप लोगों को जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, कहीं से भी पढ़ा हुआ है, क्या आपको आपके टीचर ने न्यूमेरिकल इनकम टैक्स का फॉर्मेट बताया था? क्या आप लोगों को सेल्स टैक्स का फॉर्मेट बताया था कि यार पहले आप ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये कर लेना? फाइनली सेल्स टैक्स की बात कर लूं, पहले आउटपुट की वर्किंग कर लो या इनपुट की कर लो, फिर आउटपुट की कर लो या इनपुट की कर लो, फिर उसकी जो है आप अपॉर्चुनिटी की वर्किंग कर लो, जो फाइनल फिगर्स है उठा के इसका फेस बना दो। ये फॉर्मेट हुआ ना, जिंदगी कितनी आसान होगी। अगर फॉर्मेट ही ना होता तो हम चीजों में बिखरे रहते हैं, यार ये पहले करें वो बाद में करें, ये पहले करें वो बाद में करें। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस, या इसी तरह इनकम फ्रॉम सैलरी, या इसी तरह अगर मल्टीपल क्वेश्चन आए सारे हेड्स का मिलके, अगर आपके पास फॉर्मेट ही नहीं है, इसका मतलब है कि आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई वे ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगा स्टार्ट कहां से करना है एंड कहां पे करना है। और अगर इसी तरह आपके पास फॉर्मेट होगा, 5 हेड्स हैं ऊपर, उनका टोटल आ रहा है, टोटल इनकम है सारी, सर जो डिडक्शंस हैं, डिडक्टेबल अलाउंस है, सेपरेट ब्लॉक है, एफटीआर है, निकालते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम के बाद हम क्या करते हैं? टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, सर एफटीआर वालों की लायबिलिटी ऐड कर देते हैं, सेपरेट ब्लॉक वाली लायबिलिटी ऐड। फॉर्मेट है ना, एक याद किया हुआ है, सेपरेट ब्लॉक ऐड कर देते हैं, फिर हमारे पास टोटल लायबिलिटी आ जाती है, उसमें से एफटीआर की ऑलरेडी जो डिडक्ट हुई होती है, विदहेल्ड हुई होती है, वो लेस कर देते हैं, फाइनल हमारा क्या आ जाता है? पेबल आ जाता है। कुछ विदहेल्ड किया होगा नीचे आके लेस कर देंगे। जुबानी याद है ना फॉर्मेट, इसका मतलब है जिंदगी आसान है। और फॉर्मेट बना होगा ना तो इसका मतलब ये है कि आप पेपर में आपका टाइम बच जाएगा चीजों को सोचने में, समझने में। आप कहेंगे यार अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। एक बार फॉर्मेट बना लें, जिस फॉर्मेट में भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जिस फॉर्मेट में भी आपने प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन फॉर्मेट मस्ट है पेपर में। हाँ, केस स्टडी का कोई फॉर्मेट नहीं होता। केस स्टडी तो भाई अंग्रेजी लिखनी है ना, अंग्रेजी ऐसे थोड़ी यहां से ऐसे लिखनी है, वहां से ऐसे लिखनी है, वो स्टाइल थोड़ी बनाने हैं उसमें, वो तो अंग्रेजी लिखनी है, जो आपकी वर्डिंग है टैक्स की लॉ की, वो आपने वहां पे छाप देनी है। अब आ जाए सर किसके ऊपर? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर आ जाए, विच मीन्स चैप्टर नंबर 4 to 16। सर इसमें मैं क्या करूंगा? 2 हिस्से बनाऊंगा, इसके 2 हिस्से बनाना चाहता हूं मैं इसके। कौन कौन से? सर चैप्टर 4 to 16 में लेके मैं 14, 15 और 16 ये अलग करना चाहता हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि सर इसमें से जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो मैं सेपरेट कर दूं। कौन कौन से? जी सर 13 होंगे, चलें सर 13 कर दिया। जी सर कुछ बात समझ आ रही है? यार इसका मतलब ये है कि अब ये जो 4 to 16 है, कितने मार्क्स की वेटेज बाकी बच गई? तकरीबन यहां पे 50 से 60 नंबर। कोई बात समझ आ रही है कि यार 15 नंबर ऊपर कवर कराया उसने, 35 नंबर नीचे कवर कर लिया, अब 50 कम से कम और मैक्सिमम 60, तो 50 से 60 नंबर जो है ना वो उसकी वेटेज ये है। अब इसमें इस 50 to 60 में भी मजीद बाइफर्केशन करते हैं।
हमने असल में काम ये करना है कि हमें टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा मिले। इसको मजीद तोड़ते हैं कि जहां से हमें पता है वो पूछता ही पूछता है। अच्छा सर, ये चैप्टर नंबर 14, 15, 16 कौन से हैं? किसी को नाम पता है इनके? रिटर्न असेसमेंट और अपील्स। यार एक बार ना पास पेपर एनालिसिस ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको अपनी बात प्रूफ करता हूं। सर ये आपके सामने है, रिटर्न 4 नंबर का दिखाई नहीं दे रहा? समीला आप इस तरफ आ जाए, मसला नहीं है। सर क्या ये 4 नंबर का रिटर्न नजर आ रहा है? अच्छा, यहां पे किधर है जी? इसमें उसने नहीं पूछा, लेकिन 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 नहीं पूछा। आ रहे आगे हैं जरा। एनालिसिस है ना, इसको रीड करते हैं, अपना खुद का एनालिसिस, एक ट्रेंड बनाएंगे कि वो क्या करता आ रहा है और हमने क्या करना है। अब उसने मुझे ये तो बोल दिया कि यार 50 से 60 नंबर यहां से, लेकिन मैं जब उसका पास पेपर का एनालिसिस देखता हूं ना तो मुझे पता चलता है कि उसमें एक मजीद बाइफरकेशन है, तकरीबन 8 से 10 नंबर यहां से आते हैं। आ रही बात समझ? 8 से 10 नंबर यहां से आते हैं और इसका मतलब है कि तकरीबन 40 से लेके 50 नंबर यहां से आते हैं। ये उसके पास पेपर के एनालिसिस, उसको एनालाइज करते हुए, उसका ट्रेंड देखते हुए पता चल रहा है। सर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे ना तो ट्रेंड आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं बन चुका हूं तो मुझसे सुन लें कि यार मैंने इसका एनालिसिस कर लिया है और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसे है। यार कोई बंदा उठेगा, सुबह उठेगा फजर में, चैप्टर 4 से स्टार्ट कर देगा और क़यामत तक लगा रहेगा, 16 याद नहीं होगा उससे। ऐसे तो करना ही नहीं है। किसने कहा ऐसे करना है? हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, क्रैमिंग कहां से पूछता है और वो न्यूमेरिकल कहां से पूछता है। जरा मुझे मशहूर ज़माना चैप्टर्स तो बता दें इस 42-60 में, 42-50 में। सर यहाँ पे जरा मुझे मशहूर ज़माना चैप्टर्स के नाम तो बता दें जो आप लोगों ने कभी जिंदगी में सुने में। वन 145। अच्छा जी, मशहूर ज़माना आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया, लॉसेज आ गए, एओपी आ गया, सैलरी आ गया, कैपिटल गेन आ गया। मशहूर ज़माना ही आ गया। आप लोगों के ज़हन में भी यही आए थे? यार जरा लिस्ट तो कर दें मुझे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, अब सर टैक्स क्रेडिट आपने छोड़ दिया। टैक्स क्रेडिट मैंने नहीं छोड़ा। रीजन बीइंग के भाई ये जो 18 नंबर का सवाल आ रहा है ना, ये जो 18 नंबर का सवाल आ रहा है, इसमें जो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वहां पे वो कवर है। डिडक्टेबल अलाउंस वहां कवर है। चैप्टर नंबर 4 जो बेसिक्स है आपका, वो असल में अलग से नहीं आ रहे। वो कहां आ रहे हैं सर? वो इन्हीं 18 नंबर के वो पार्ट्स बन के आ रहे हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कभी उसने 10 नंबर का सवाल नहीं पूछा होगा, लेकिन वो हर सवाल में उसको टेस्ट जरूर कर सकता है नीचे एक एडिशन इंफॉर्मेशन देके। क्या आपको सवाल में ये कहता है कि अंडर द एप्रोप्रिएट हेड्स टोटल इनकम बताओ और टैक्सेबल इनकम बताओ? तो एप्रोप्रिएट हेड्स का मतलब है कि जो जिस हेड से रेलेवेंट है, विच मींस के मल्टीपल हेड्स आपके सवाल में आते हैं। जी आप सवाल पूछें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उस पर भी आता हूँ, चैप्टर 4 पे आती हैं, बिल्कुल आती हैं। मैंने कहा था मशहूर ज़माना चैप्टर्स, तो मशहूर ज़माना यही आते हैं। अच्छा यार मुझे एक बात बताएं, कभी आप लोगों ने जिंदगी में एओपी देखा है? एओपी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसका जो सवाल आता है और इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो सवाल आता है, क्या सेम नेचर के नहीं होते? सेम नेचर के होते हैं। हाँ एओपी में कुछ एडिशनल चीज़ें जरूर हैं जो वहां पे अलाउ नहीं करता वो एज एन एक्सपेंसेस। तो यही मैंने इसलिए यहाँ पे कैटेगरी इनकी सेम रखी, या तो एओपी आ जाएगा या तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। अब ये मुझे कैसे असेस करना है कि कौन सा आएगा? मैं उठाऊंगा सर लास्ट अटेम्प्ट और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे एओपी आया था जिंदगी में या नहीं आया था। ये लें जी। अब इसका मतलब है इसके कितने चांसेस हैं? लीस्ट चांसेस हैं। लेकिन क्या नहीं आ सकता? आ सकता है। अब इसका मतलब है करना नहीं, करना तो है
लेकिन इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस का आइडिया होगा कि इसको कितनी देनी है और इनकम फ्रॉम बिजनेस को कितनी देनी है। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस तो वो है जो हर अटेम्प्ट में आएगा ही आएगा, पेपर इसके बगैर पूरा ही नहीं हो सकता। सैलरी तो वो है जो आएगा ही आएगा, पेपर पूरा ही नहीं हो सकता। मिनिमम 12 का भी बना के देते देगा जरूर आपको। क्यों सजाद? तो अब इस 40 से 50 को मुझे बताएं, अगर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस 18 का बना के दे दे, अगर वो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी 17 नंबर का बना के दे दे, कितने नंबर हो चुके हैं? ये 35 नंबर हो चुके हैं। कितने मजीद का गैप कितना रह गया? 5 से 10 नंबर का गैप रह गया। अब वो आपसे यहां पे बनाएगा 2 मजीद केस स्टडीज। एक आपको बोल देगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की केस स्टडी, प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है अलॉन्ग विद एमेनिटीज। चलो भाई बताओ, आप उठा के उसको टैक्सेबल करवा दिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। नहीं सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं, केस स्टडी यही तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनती है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बता देंगे। वो आपको बोलेगा कि भाई डिविडेंड मिला एक बंदे को और डिविडेंड जो है ना इसके ऊपर इसने जितना खर्चा किया वो भी अलाउ कर दें इसके ऊपर। आप क्या बोलेंगे? भाई एफटीआर इनकम है, फाइनल टैक्स रिजीम में कोई एक्सपेंस अलाउ ही नहीं है इसके ऊपर। डिस्कशन करनी होगी उसके साथ, उसको अपनी बात मनवानी होगी। तो 5 से 6 नंबर का गैप यहां पे रखेगा। चले मान लें यहां पे नहीं रखता, तो सर स्टिल वो जो है आपके पास लॉसेस 8 नंबर तक के वो टेस्ट कर सकता है। सेपरेट सवाल, बिल्कुल सेपरेट, सारे हेड्स को उठाएगा, सारे हेड्स को उठाएगा, इनकम फॉर प्रॉपर्टी लिख देगा, सैलरी लिख देगा, बिजनेस लिख देगा, स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, फॉरेन लिख देगा, अदर सोर्स लिख देगा, और आपसे पूछ लेगा बताओ कौन सा किसके साथ नेट ऑफ हो रहा है, क्या असल में बच रहा है, क्या सारा किया कराया, क्या बचा हमारे पास। क्या ऐसे पास पेपर में सवाल आए हैं? लॉसिंग से सवाल आए हैं ऐसे? इसका मतलब है स्टिल उसके पास मार्जिन है ही चीज पूछने का। सर इसकी तैयारी कहां से होगी? पास पेपर्स करके होगी। ये आपके सामने जो एनालिसिस ओपन हुआ है, मुझे बताएं कि सर इस अटेम्प्ट को रीड करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस 18 नंबर, मैं इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में भी आऊंगा। आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप कह रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर में 7 भी है 8 भी है, इसमें तो बताएं। आप हमारे पर्पस को सभी नहीं कर रहे, अभी तो जरा ब्रॉडर वे में तो सुन लें। टाइम कितना पड़ा है? तकरीबन आधा घंटा है हमारे पास बात करने के लिए। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो सुन लें, मजीद डाइव इन भी कर लेंगे। क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस 18 नंबर का नहीं आ रहा? आ रहा है। क्या हमारे पास सैलरी नहीं आ रहा 7 नंबर का? क्योंकि साथ में उसने एओपी भी पूछ लिया, तो 18 उसने यहां पूरे कर लिए, कसर अपनी पूरी कर ली उसने, क्योंकि उसके पास ओपन हैंड है कि वो यहां पे कितने मार्क्स में खेल सकते हैं? 50 से 60 नंबर में। आ रही बात समझ? कि 50 से 60 नंबर में यहां पे चाहे वो 2 बिजनेस पूछ ले, कोई रोकने वाला थोड़ी है उसको। चाहे वो 2 सैलरी पूछ ले, रोकने वाला थोड़ी है उसको। चाहे 2 बार कैपिटल गेन पूछ ले, लेकिन क्या 4 दफा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूछेगा? नहीं, ये तो नहीं करने वाला कम से कम वो। तो यहाँ पे एनालाइज करना है कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है, और रिमेनिंग टाइम क्योंकि कम है। सर अगर टाइम बहुत ज्यादा होता ना तो मैं कहता ये सेशन की जरूरत ही नहीं है, घर सुकून से बैठो, पढ़ते रहो, जब तक टाइम है आराम से हो जाएगा, सब कुछ याद करो। वो जो पेज नंबर 79 के नीचे डॉट लगा है वो भी याद करके आओ। टाइम ही नहीं है ना इतना, अपनी तैयारी को जरा कन्फाइन करना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट किसके ऊपर, जिसमें हम सबको मसला होता है, वो क्या है जी? लॉसेस हर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी के हेड में कौन सा एडजस्ट होता है? कुछ नहीं होता, शुक्र है। ये मेरे रेगुलर बैच के बच्चे, इनसे मैं सवाल इस तरह पूछ लेता होता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉसेस, ऐसा सर आपने यहां पे चैप्टर नंबर 13 का तो जिक्र ही नहीं किया, टैक्स के क्रेडिट्स आपने तो बताए नहीं, एग्जेम्पशंस तो आपने बताई नहीं। भाई वो आपसे उसके ऊपर पूरा सवाल नहीं बना के पूछने वाला, वो आपको हाँ ये जरूर करेगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी ना, बोलेगा कि कुछ पैसा बाहर भी कमाया था, बाहर भी कुछ टैक्स पे करके आया था, तो आपको पता चल जाएगा असल में कि यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फॉरेन टैक्स का क्रेडिट कंप्यूट करना है। यहाँ पे 2 नंबर का होगा वो। उसके लिए फॉरेन जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, जो टैक्स क्रेडिट्स वाला चैप्टर है, वो रीड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना जरूरी है। उसमें वो जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, वो जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स और ये सारी बातें एक्सेप्शनल केसेस है, आगे तो आगे पास पेपर में आए हुए हैं, लेकिन कितने 3-4 नंबर के लिए आए हुए हैं। उसके लिए मुझे बताएं क्या मैं उसको बैठ जाऊं लग के और सारा रिवाइज कर लूं, बड़े बड़े पैराग्राफ सबको याद कर लूं? नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है खैर उसकी। लेकिन अगर मैं उसकी वजह से इनकम फ्रॉम बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? क्योंकि भाई यहां से 18 नंबर आने हैं, इस 18 में 15 नंबर तो वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के हैं। बात समझ आ रही है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, मुझे उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, याद करना जरूरी नहीं है। उसमें वो भी आता है जो आप कल्टीवेट करते हैं, उसमें वो भी आता है जो आप लैंड देते हैं किराए के ऊपर, एग्रीकल्चर
पर्पस के लिए। अब वो कभी भी जिंदगी में नहीं बोलेगा मुझे जरा ये डिफाइन कर दो, वो आपको एक केस स्टडी बना के दे देगा कि इसने ये लैंड दी हुई है, रेंट पे इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में चार्ज कर दी है। आप क्या बोलेंगे, भाई ये चार्ज नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि एग्जेम्प्ट थी, बेशक लैंड दी है लेकिन है तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ना। बातें होती हैं इस तरह। क्या साइंस ने क्या प्रूव किया था? बहुत कुछ किया है। एक चीज प्रूव की है कि बातें करने से कुछ नहीं होता, हाँ काम करने से होता है। साइंस ने प्रूव किया इस बात को। तो भाई सिनेरियो जरा सुन लें, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉसेस। आपको याद है प्रायर ईयर बिजनेस लॉसेस कुछ होते हैं, मिनिमम टैक्स कुछ होता है, प्रायर ईयर बिजनेस लॉसेस पास पेपर में आया हुआ है, ये रिकॉर्ड कराया है और इस बार भी आएगा, इस बार भी आएगा। इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहा हूं सर? मैंने पास पेपर देखे हुए, हर 2 टर्न छोड़ के वो पूछ रहा है। तो जिस बंदे ने थॉरली पास पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, अगर आप उससे बात सुन लें, समझ लें, तो कम से कम वो आपको आपसे बेहतर गाइड कर देगा कि यार इसमें हाँ ये आप इंपॉर्टेंट है, पिछली बार नहीं पूछा उससे पहले पूछा है, और वो इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है वो सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉसेस। एडजस्ट करने में मसला होता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। 50% देखने हैं, 10 मिलियन से ज्यादा है तो 50% एडजस्ट कर दो, कम है तो सारा कर दो, इस तरह की बातें सारी पड़ी हुई हैं। लेकिन वो चीज कभी भी न्यूमेरिकली पूछेगा, कभी भी थ्योरेटिकली नहीं पूछेगा ऐसा। ये हमने बात कर ली किससे रिलेटेड, चैप्टर नंबर 4 से लेकर 13 तक। अच्छा यार, आपने कभी वो सुना होगा जो फॉरेन इनकम्स होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, कोई बंदा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, कोई बंदा जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कोई बंदा जो है वो क्या है जी, एक और भी था ना वो जो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहा है थोड़े टाइम के लिए सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रोविजंस। एक बंदा वो जो बाहर से पैसा कमा के आया, उसका टैक्स बाहर ही विदहेल्ड हो गया सैलरी के ऊपर, पाकिस्तान में जो सैलरी की इनकम लाया वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसके ऊपर डेफिनेशन कतई नहीं पूछेगा आपसे, सिनेरियो बना के देगा और बोलेगा कि भाई बताओ इसके ऊपर किस टैक्स की इंप्लीकेशंस क्या हैं अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आपको बताना होगा, डिस्कस करना होगा उससे। चैप्टर नंबर 4 की बात आपने की थी ना, वहां पे क्या बातें करता है वो आपसे, बंदा रेजिडेंट है या नहीं है, भाई एक यूपी रेजिडेंट है या नहीं है, डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछी। जब उसने पूछा कि बंदा रेजिडेंट है या नहीं, तो आपने असल में 182 डेज काउंट करने हैं उसके, ये सारी बातें करनी है। जब हम बात करेंगे ना, उसने बोला कि एक बंदा जो है पिछले 10 साल से बाहर है, अभी पाकिस्तान में आया है, तो हमने एक प्रोविजन हमें याद आ गया, टैक्स की इंप्लीकेशन ये है कि बंदा 4 साल पाकिस्तान से बाहर हो ना पिछले 4 टैक्स ईयर्स में, तो जब वो पाकिस्तान में आता है तो वो कहलाता है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। सुबह का बोला शाम घर वापस आया, इसकी जो इनकम होती है एग्जेम्प्ट होती है। मेरी बात समझ आ रही है? इसकी जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है उस साल में और उससे आने वाले साल में। ये उसको प्रूव करना है, बात याद थी, लेकिन क्योंकि उसने कहा था मिस्टर कामरान ने सवाल के अंदर, तो मिस्टर कामरान का नाम यूटिलाइज करते हुए मैंने बता दिया, क्योंकि मिस्टर कामरान पिछले 10 साल से बाहर थे, तो जिस दिन ये पाकिस्तान में आए उस साल ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कहलाएंगे, और क्योंकि रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है इस वजह से इसकी जो इनकम है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी इस साल और इससे आने वाले साल में। ये थी सर केस स्टडी, इसको कहते हैं केस स्टडी। हाँ, यहां पे आप अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे कुछ। हाँ, लेकिन क्या आप रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट को रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट ही लिखेंगे ना, सुबह का बोला शाम घर तो नहीं लिख देंगे वहां पे ऐसे करके। ये है सर लॉ की वर्डिंग, ये लॉ की वर्डिंग है, इस तरह से उसका चीजें बहुत आसान है। लेकिन हमने असल में पास पेपर का एनालिसिस नहीं किया हुआ, हमें पता नहीं है कि तैयारी किस वे में करनी है। हम बिला वजह की फजूल चीजों पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको क्रैम करने में। जहां अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है वहां याद करने हैं, जहां याद करना है वहां अंडरस्टैंडिंग। सर ये याद नहीं हो रहा, ये याद नहीं हो रहा जी सर, इसके बता देता हूँ, सभी कोई मसला नहीं है। सवाल ये आया कि सर केस स्टडी को पैरा में लिखें या पॉइंट्स में, इससे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पॉइंटर में करेंगे ज्यादा बेहतर है, पैराग्राफ में कर दें तो भी बेहतर, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर है, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं। आई कैप ने देखना है कि मैंने अगर पैराग्राफ में लिखा हुआ ना आंसर, आई कैप के पास पेपर देखेंगे वो पैराग्राफ में लिखते हैं, उसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट का एक एक नंबर है, आप एक लाइन में लिख दें अलग अलग करके लिख दें, मसला नहीं है। यहां वो काम नहीं करना, यहां वो काम नहीं करना। पहले आप बता दें कि यार रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वो होता है जो पिछले 4 साल बाहर रह गया, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आओ ना सवाल जवाब के ऊपर। क्योंकि मिस्टर कामरान 10 साल से बाहर है, दैट्स व्हाई ये कहलाते हैं क्या, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। जी ऑनलाइन वाले हज़रात, अब कुछ बातें समझ आ रही हैं, कोई तैयारी करनी कैसे, कुछ समझ आ रहा है? रेफरेंस कैसा बेटा? रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं। आप दे दें तो आप डबल अपना काम कर रहे हैं ना, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। आप असल में वही बातें तो उसी प्रोविजन को इस्तेमाल करते हुए तो केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं,
तो मैं रिपीटेशन क्यों करूं चीज़ों की, मैं रिपीटेशन क्यों करूं? तो बी लॉ में तो ये चीज़ चल जाएगी, मैं आपकी बात टोटली अंडरस्टैंड कर गया हूं। टेक्स्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट अपने आंसर पे हैं। कभी कभी आपको लगेगा यार उसने 6 नंबर का सवाल पूछा, बात तो छोटी सी है, तो ऐसा हो सकता है। ये नंबर वो हैं जो हमने उस बच्चे को देने हैं जिसने कम पढ़ा है। सर 70 से 80 नंबर का पेपर वो है जो एक आम मीडियोकर बच्चे के लिए है, ठीक है, और 20 नंबर का पेपर उस बंदे के लिए है जो चाहता है कि यार वो बस अब कंफर्म है कि पास हो, जिसने बहुत मेहनत की हुई है उस बंदे के लिए। तो हमने हमेशा कोशिश क्या करनी है, तैयारी करके पेपर मिनिमम अटेम्प्टेशन कितनी? सर मैंने एक पेपर दिया वाहिद ऑडिट का, फाइनल का ऑडिट, वो मेरी 80 नंबर की अटेम्प्टेशन गई है और मेरे हाथ पांव फूले हुए थे जब तक रिजल्ट नहीं आया था। पास हो गया वो अलग बात है, लेकिन वाहिद पेपर था जिसकी 80 की अटेम्प्टेशन थी, अदरवाइज सबकी 92, 93, 94, 95, 100 की मेरी भी कभी नहीं हुई। अब एक बंदे ने, किसी ने पूछा था सर पेपर अटेम्प्ट का भी तरीका बता देंगे ऑनलाइन में से, जरा आगे आए, एक चीज जरा डिस्कस कर लेते हैं। सर पेपर कितने नंबर का होता है? पेपर कितने नंबर का होता है? ऑन पेपर 100 का होता है, इसका मतलब है ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ बातें होती हैं। सर ये तकरीबन जो है 100 सेफली 110 नंबर का पेपर है आपका, जो आपको कितने का मिला है। लेकिन आप लोग की तैयारी क्योंकि आप करेंगे सिलेक्टिव स्टडी, तो यार इसमें से तकरीबन मैं सेफली कह सकता हूं 8 से 10 नंबर ऐसे होंगे जो आपको, पेपर कितने का मिला आपको पेपर कितने का मिला? पेपर मिला 90 नंबर का। अब मैं अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं उसको जी, ऑनलाइन वाले हज़रात ज़रा बेटा 110 कैसे, इंशाल्लाह ये मैं ज़रूर किसी सेशन में बताऊंगा, लेकिन अब अभी बस यकीन कर लें मेरे पे। नहीं बेटा, फातिमा बेटा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ मेरे पे यकीन कर लें 110 कैसे होता है। बिल्कुल बेटा रेट्स गिवन होते हैं। अब सर सुनिएगा बात को ज़रा गौर से, हाशिर प्लीज़। पेपर असल में सर 100 का 110 इस तरह से होता है कि असल में आपके पास अवेलेबल मार्क्स ज़्यादा होते हैं। जो असल में आपको 18 नंबर का सवाल नज़र आ रहा है ना, उसमें अवेलेबल मार्क्स 20 हैं। आप 2 गलतियां भी कर देंगे ना तो वो गलतियां काउंट नहीं होंगी, वो क्योंकि आपने 2 चीज़ें और मजीद सही की होंगी, तो उन सही चीज़ों का आपको नंबर मिल जाएगा। तो असल में वो 18 नंबर होते हैं 20, वो 3 नंबर होते हैं 4। असल में नज़र आपको कितने आ रहे हैं? 3 नहीं नज़र आ रहे हैं, आपको 18 ही नज़र आ रहे हैं। पेपर असल में जो वेटेज है ना उसकी वो 110 की है, अवेलेबल मार्क्स 110 हैं, आपको 110 में से 50 निकालने हैं। मैं सेफली बात कर रहा हूं। अच्छा आपने की सिलेक्टिव स्टडी, आपका पेपर कितने का निकल गया आपके हाथ से? 8 से 10 नंबर का निकल गया, स्टेट निकल गया। नहीं आता पेपर 15 मिनट में रीड करते हैं ना आप, 15 मिनट रीडिंग टाइम है। उस 15 मिनट में आपने यही असेस करना है, यही एनालाइज करना है कि मुझे आता क्या है। पता चल गया भाई सीधा 5 नंबर का सवाल जो है ना वो नहीं आ रहा, पेपर में जाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके ऊपर क्या कर देना है, एक बड़ा सा क्रॉस लगा देना उसके ऊपर। पता है नहीं आता, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब मुझे बताएं अवेलेबल मार्क्स कितने हो गए आपके पास? 95 अवेलेबल मार्क्स हैं। टाइम कितना है? टाइम वही 3 घंटे है। तो यार वो जो 3 घंटे का टाइम है, 3 आवर्स का जो टाइम है, इसको जरा इफेक्टिवली कंप्यूट कर लो ना। अब इसके ऊपर कितना, हर क्वेश्चन के लिए टाइम बढ़ गया, तो अपनी परफॉर्मेंस हर क्वेश्चन में अच्छी कर लो ना। तो पेपर में जहन बना के जाना है कि यार 8 नंबर, 5 से 8 नंबर हमें नहीं मिलेंगे, उनको देख के हाथ पांव नहीं फुला लेना। पेपर वैसे उसकी वेटेज भी 110 की है, 100 की नहीं है। और इसके अलावा आपके पास जो टाइम है वो तो 3 घंटे की ना, टाइम तो कोई कम नहीं कर रहा, आखिरी लम्हे तक आप लोग लिखते रहेंगे। तो असल में आपका इंडिविजुअल जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ मिनट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ये जो 5 नंबर का सवाल था इसके ऊपर तकरीबन 9 मिनट थे, इसके ऊपर तकरीबन 9 मिनट थे सर, इसके ऊपर 9 मिनट थे ना। इस 9 मिनट में से 5 मिनट जो है मजीद लगा दें इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, 4 मिनट जो है मजीद लगा दें इनकम फ्रॉम सैलरी पे। यार 2-2 प्रोविजन तो सही कर देंगे ना उसकी, एक प्रोविजन तो सही कर देंगे ना। नंबर कैचिंग की गेम है यहाँ पे, चीजें आती हैं। अब मसला एक और हो गया, एक मसला और हो गया कि सर ये सवाल पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ रहा है, बीच बीच में से आ रहा है। क्या आप बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं? क्या आप थोड़ी थोड़ी वर्किंग कर सकते हैं? क्या आप थोड़ा सा फेस बना सकते हैं? तो ये होता है असल में हाथ पांव मारने का काम। पेपर आपको आएगा सर 70 नंबर का, 75 नंबर का, उसके बाद आप कहेंगे अब कहां से करूं स्टार्ट। आप इधर उधर देखेंगे, चाय पीने का दिल करेगा, उसके बाद आपका दिल करेगा, अब बस खत्म हो गया, अब कहानी खत्म। अब आती है उस बंदे की गेम जिसने पेपर पास करना है। वो इन्हीं 15 से 20 नंबर में खेलेगा सर, वो हाथ पांव मारेगा अपने,
और अल्टीमेटली वो पेपर पास कर लेगा, क्योंकि उसकी अटेम्प्टेशन 80 से उठ के कहां चली जाएगी, 90 प्लस चली जाएगी। अ ह्यूज डिफरेंस, मेरी बात लिख लें, ह्यूज डिफरेंस। जो बंदा 80 का अटेम्प्ट करता है फेल होते हैं, जो 90 का करते हैं वो पास होते हैं। यार जो आपने ऊपर 10 नंबर लिखे उसमें से 3-4 तो कलेक्ट किए ना, ये वही 3-4 हैं जो आपके सर 51 से उठा के 48 पे ला रहे थे आपको, अगर आप 80 का अटेम्प्ट करते, और ये वही 3-4 हैं जो आपको 47 से उठा के 50 प्लस कर देंगे। 70 to 75% इजी मार्क्स हैं। तो एनालिसिस मैंने आपको आपके सामने रख दिया कि सर क्या बातें हो रही हैं सारी, किस तरह से सोचना और करना है। अब मुझे ज़रा ये बताएं, सबसे जो आपका मेन इशू रहता है रिटर्न असेसमेंट, और इसके ऊपर आ जाए ज़रा जी। ऑनलाइन वाले हजरात यार क्या सब साथ हैं? एक बार यार मुझे कंफर्म कर दें, सारे कंफर्म कर दें, जो मेरी बात सुन रहे हैं मुझे कंफर्म कर दे यार। बेटा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, आप लोगों का सेशन एंड होने वाला है तकरीबन 20 मिनट में, बातें सारी सुन लें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हम आप बात करने जा रहे हैं रिटर्न असेसमेंट अपील पे, 5-7 मिनट उसके ऊपर बात करते हैं किस तरह करना है, और क्रैमिंग करनी कैसे है रिमेनिंग टाइम में, 4 पेपर के साथ क्रैमिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर आप लोगों के मैं मजीद सवाल भी ले लूंगा। अगर किसी की दूसरी अटेम्प्ट है तो मुझे वो ये कंफर्म कर दे कि क्या ये चीजें उसने अपने पहली बार फेस की थी, ये कमियां थी पहले उसके पास, ऐसा था कुछ? इसके ऊपर मुझे एक मजीद एडिशनल पॉइंट भी ऐड करना है, जिसको बच्चे लेते हैं फॉर ग्रांटेड। किस चीज को? एक और भी चीज बताई थी, प्रेजेंटेशन। अब मुझे समझ नहीं आता कि बच्चा क्यों एफएससी में इतनी प्रेजेंटेशन पे ये अंडरलाइन कर रहा है, वो बोल्ड कर रहा है, वो उस मार्कर से लिख रहा है, यहां पे आते हैं कच्ची पेंसिलों के साथ आके पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उस पेन से क्या आप लोगों से प्रेजेंटेशन नहीं होती? क्या हाथ टूट जाते हैं प्रेजेंटेशन करते हुए? प्रेजेंटेशन तो होती है ना उससे। तो भाई क्या ये कोई सौतेला पेपर है जिसको हमने प्रेजेंट अच्छे से नहीं करना? कीड़े मकोड़े मार के आ जाने, एग्जामिनर आपको नंबर ही नहीं देगा। ये जो मैं बात कर रहा था ना कि आप 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आए हैं, उसमें से 70% ठीक है या 70 का ठीक है, एग्जामिनर को कितना समझ आता है ये भी रेलेवेंट है भाई। आपका सारा सही किया हुआ एग्जामिनर को समझ आ रहा है लाजमी नहीं है। आगे हैं तो भाई प्रेजेंटेशन मैटर करती है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। जिस बंदे ने भी पहले पेपर दिया हुआ है वो मेरी जिसका पेपर रुक रहा है 45 प्लस पे, चाहे अकाउंटिंग है, चाहे उसका टैक्स है, चाहे कॉस्ट है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। यही छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एज एट 31 दिसंबर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड, बनने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी मिनाहिल बेटा पूछें। बेटा बिल्कुल ब्लैक पेन अलाउ है। बिल्कुल बेटा समझ आनी चाहिए ना जैनब बेटा। जी कम से कम करनी है सर, पेपर में काटन पिटाई कर रहे होते हैं आप लोग, ये काट दिया वो काट दिया, इससे आपका इंप्रेशन खराब जा रहा है। ये मेरा इंटरनल एनालिसिस है कि भाई ऐसा एग्जामिनर को बुरा लगता है। आप यकीन करें ना करें, आपका पेपर अच्छा प्रेजेंट हुआ हो ना, पेपर पास होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। पता नहीं क्यों इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं आप लोग, काट रहे हैं बिला वजह, और काट भी रहे तो इंसानों की तरह एक लकीर खींच देना यार। पेपर को घुस जाना है, सारी शीटें फाड़ देनी है उसकी। जी ऐसा है, तो भाई ये चीजें नहीं करनी। अब आ जाए जरा काम की बात के ऊपर। वाइटनर यूज नहीं कर सकते, ये हैं थोड़े से हमारे शरीर बच्चे हैं, शरीफ नहीं शरीर। और आगे इंस्टाग्राम वाली आवाम चुप रहे यहाँ पे इस वक्त। सर पहले थ्योरी वाला अटेम्प्ट करना चाहिए न्यूमेरिकल? बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल का जवाब भी सुन लें मुझसे। आपको अगर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आता है, चैप्टर नंबर 14, 15, 16 आता है, चैप्टर नंबर 19 आपको आता है, जुबानी आता है, और आपने केस पढ़ा, केस समझ आ गया, इसका मतलब है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप जाएं किसके ऊपर? थ्योरी के ऊपर। यार ये 30-35 नंबर हैं जो केस स्टडीज की मैं बात कर रहा हूं, कोई हल्की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। पेपर का 35% है, बाकी न्यूमेरिकल 60% है। अच्छा अगर आपको ये केस स्टडीज आती हैं, आपको ये थ्योरी आती है, तो गो फॉर थ्योरी फर्स्ट। रीजन बीइंग कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जहां पे आपको रिक्वायर्ड टाइम जिस चीज का 40-45 मिनट होगा ना, आप वो चीज आधे घंटे 25 मिनट में करके बैठे होंगे।
आपने 15 मिनट का टाइम बचा लिया अपने लिए, ये कहाँ यूटिलाइज करना है? वो जो इनकम फ्रॉम सैलरी में जहां जाके फंसना है ना, जिस प्रोविजन में, वहां जाके यूटिलाइज करना है। ये होती है टेक्टिक्स, ये होती है तरीका जिससे जाके पेपर में बैठना है। और पता है कि हाँ यार मैं इस नीयत से जा रहा हूं कि मुझे 92, 93, 95 मार्क्स का पेपर मिल रहा है, इससे ज्यादा का पेपर नहीं मिल रहा। इससे असल में जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वही चीज जब आपको मिल रही है ना, तो आपका मोरल डाउन नहीं होगा यहां पे। ठीक है, अच्छा, रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स। भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स। बेटा आपस में बातें करनी है, मेरी बात सुननी है, ऑनलाइन वाले हजरात। सर अगर एक स्टेप गलत हो गया, मतलब 200 की जगह 300 लिख दिया और आगे उस 300 को लेकर कैलकुलेशन कर दिया, तो क्या उसके नंबर मिलते हैं? आप ही बता दें यार। सर उस 300 का जो आपने एक गलती की है उसका एक नंबर कटेगा, ऐसा? इसका मतलब है कि मजीद वो कैरी फॉर, आपकी मिस्टेक्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। तो अगर आपने 300 की बेसिस पे कैलकुलेशन कर दिया, हाँ होना वहां 200 चाहिए था, तो आप मसला नहीं, एग्जाम में 300 की बेसिस पे उठाएगा। हाँ अब 300 की बेसिस पे आपका क्या टैक्स का स्लैब भी डिफरेंट हो रहा होगा, वो भी डिफरेंट हो रहा होगा ना, तो उसकी बेसिस पे कंप्यूटेशन करेगा। लेकिन गलती आपकी एक ही जगह पे हुई है, वो उस गलती के नंबर को वहीं रोकेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा आगे। ये बातें कर दी मैंने। सर अगर एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल वाला सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, आप मिक्स लेके चलें। मेरी हमेशा कोशिश ये रही है पेपर में कि मैं एक थ्योरी करता हूं, एक न्यूमेरिकल करता हूं। रीजन बीइंग के न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा होता है, थ्योरी में थोड़ा सा टाइम बच जाता है, तो दोनों मिक्स होकर जितना टाइम में होना चाहिए चीज उतने टाइम में हो जाती है। ये है फायदा, ये है अप्रोच, हाइब्रिड अप्रोच, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी। इस तरह क्या होता है कि थ्योरी करके आप अपना मोरल अप करते हैं, फिर अपनी मेहनत करते हैं किसके ऊपर? न्यूमेरिकल के ऊपर, और जो टाइम यहां से बचाया जाता है वहां पे लग जाता है, तो मामला सेटवेट हो जाता है। ये वो सोच है भाई जिससे पेपर जाके अटेम्प्ट होने हैं, और जिस सोच से तैयारी अभी से करनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस करने बैठने हैं तो सोचना है कि यार मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करूं, सैलरी करने बैठना है तो सोचना है मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करूं, चैप्टर 1 2 3 लेके बैठना है, यहाँ रिटर्न असेसमेंट अपील्स लेके बैठना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं मैक्सिमम चीजों को रिटेन करूं, क्रैम करूं। करना कैसे है क्रैम? सुबह बैठ जाना है, फजर से कप लेके चाय का, गैस नहीं आती, थोड़ी देर बाद बैठ जाना है, और रात तक बैठे रहना और पढ़ते रहना, ऐसा? ऐसे तो कभी जिंदगी में याद नहीं हो सकता। अभी से ऑनवर्ड्स कितना टाइम है? आज के डेट है जी 26 है। ये सब मेरी बात सुन लें जिन जिनको थ्योरी को याद करने में मसला होता है। ये सब मेरी बातें जरा गौर से सुन लें भाई। थ्योरी को करने का तरीका ये है कि अगर आपने एक बार कोई चीज रीड कर ली ना, रीड करके समझ लिया उसको, उसके बाद छोड़ दें उसको, इसके बाद छोड़ दें उसको, रुको जरा, सब्र करो। क्यों? अगले दिन दोबारा आएंगे, फिर उसको रीड करेंगे। कर लिया रीड, फिर कोशिश करेंगे 2-3 दिन का, 4 दिन का गैप देके फिर से रीड करेंगे। जब 4 से 5 दफा वो वर्ड्स आपके जहन से, आपकी नजरों के आगे से गुजर गए होंगे ना, तो यकीन करें आपको चीजें ना चाहते हुए भी याद हो जाएंगी। इवन आपको वो पेज का वो साइड भी याद हो जाएगी, वो पेज पे कहां लफ्ज लिखा वो भी याद हो जाएगा। हम पता क्या करते हैं, एक दिन लगाया, दबा के लगाया, टेक्स्ट के ऊपर लगाएंगे, थ्योरी करेंगे, एक दिन करने के बाद 15 दिन बाद थ्योरी ओपन कर रहे हैं। भाई ऐसे अगर थ्योरी होनी होती तो फिर एक ही दिन का काम होता, एक दिन में 35 नंबर साइड पे, आखिरी दिन बैठते फिर और अगले दिन जाके पेपर दे देते। तो भाई ये असल में काम है रिटेंशन का। रिटेंशन कैसे होती है? बार बार चीज को रीड करना, बार बार रीड करना। लेकिन क्या डेली रीड करना? सर इतना तो टाइम ही नहीं है भाई। एक चैप्टर को एक बार रीड कर लिया है तो कोशिश करो इसको 2-3 दिन का गैप देके फिर रीड कर लो। ये वो तरीका है जो मैंने अपने उस पर्टिकुलर रिवीजन प्लान में भी बताया था। ये लें जी, आपके सामने ये रिवीजन प्लान ओपन है। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस बच्चे की इसमें। तो भाई इस रिवीजन प्लान में क्या बातें हैं? ये वो रिवीजन प्लान है जिस तरीके से मैं अपनी रिवीजन करता था। ये देखें जी, चैप्टर 1 आ गया, किस डेट पे? 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा था, ग्रुप में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। दोबारा चैप्टर 1 की बारी कब आ रही है? फिर 1 की बारी कब आ रही है? तो दोबारा 1 की बारी कब आ रही है? इसका मतलब यह कि जब 5 बार एक चैप्टर आपके नजरों से गुजर जाएगा ना, फिर आप कोई भूलेगा नहीं। अच्छा, इसी तरह सेम विद द केस 14, 15, 16, अगले हफ्ते फिर से 14, 15, 16। तो बात समझ आ रही है यार? जब चीजों को बार बार करेंगे, बार बार देखेंगे, चीजें वैसे याद करने की, प्रॉपर क्रैमिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप।
चीजों को बार बार देखें, समझें। पहली बार समझ के अंडरस्टैंड कर लिया, अब कहानी समझ आ गई है, कहानी को जहन में रखें और रीड करते जाएं। एक बार रीड, 2 बार रीड, 3 बार रीड, किताब साइड पे। ये हिसाब किताब है इसके अंदर। जी बेटा, प्लान ये वाला, ये मैं भेज दूंगा बेटा अगस्त के लिए। बेटा ये अगस्त के लिए भी है, ये देखें, ये सारा अगस्त भी इसमें आ रहा है। और आखिरी 10 दिन मैंने छोड़े हुए थे। जब भी मैंने पेपर की तैयारी की है, मैंने ये सोचा है कि उससे पिछले महीने 20 तारीख से के बाद 21 तारीख को मेरा पेपर है। जब यहां पे बच्चे परेशान हो रहे होंगे ना, मेरे इस प्लान के अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी हो चुकी होगी, और आपके पास आखिरी ये बोनस के दिन होंगे जब आप दूसरों की परेशानी देख के खुश हो रहे होंगे। खुश होना नहीं है, उनकी हेल्प करनी है, लेकिन असल में आपको इनर सेटिस्फेक्शन होगी कि यार हाँ, हम अपना काम, अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। सर मिनिमम टेक्स्ट को कम से कम आफ्टर क्लासेस 100, 120, 150 घंटा देना है। 100 घंटा, 150 घंटा देना है। इस बार 50 देंगे, अगली बार फिर 150 देना पड़ जाएगा। ये कोई कैरी फॉरवर्ड वाली कहानी नहीं है। इस बार 50 घंटे देंगे, अगली बार फिर 150 देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगली बार 100। ये जिसमें 48, 45 पे फेल होता है, अगली बार 5 नंबर लेने होते हैं, अगली बार पूरे 50 नंबर ही लेने होते हैं। तो भाई उसके लिए आईकैप ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इसके स्टडी आवर्स कितने हैं, 150 से लेकर 200। तुम नहीं दोगे, अगली टर्म में वापस आ जाओ। दे दोगे तो ठीक है। आईकैप आपका पेपर खुद बताएगा आईकैप को, मैंने पास होने के लिए आया, फेल होने के लिए आया हूं। और ये कैसे पता चलेगा? ये सर इस तरह बार बार पढ़ के, बार बार रिवीजन करके चीजों का पता चलेगा। अब ये देखें सर, मैंने न्यूमेरिकल अलग किया हुआ है, इसमें थ्योरी अलग की हुई है, ठीक है। ये भी सर सब कुछ मैंने कस्टमाइज के ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इसके अलावा जो मेरा पास पेपर का एनालिसिस ये भी शेयर किया हुआ है। आप ट्रेंड देखें उसका कि कहां से क्या कुछ पूछता है, मुझे वही काम करना है। सर आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे चैप्टर की। इनकम फ्रॉम सैलरी, कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। पूरे चैप्टर्स की प्रोविजंस को, सिर्फ उसके जो रेट्स हैं और जो तरीकाकार है लो और हायर का, वो सब याद होना चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पता हो कि जीआरसीटी में क्या जाता है। व्हाट इज जीआरसीटी? ग्रॉस रेंट चार्जेबल टू टैक्स में क्या जाता है? फॉरफिट डिपॉजिट जाते हैं, जाते हैं, ये पता होना चाहिए। आपसे कभी नहीं कहेगा कि फॉरफिट डिपॉजिट क्या होता है। हाँ बोलेगा कि 2 बंदों ने आपस में एग्रीमेंट किया था, फड्डा हो गया, एक ने बोला मैं नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, उस बंदे ने फॉरफिट कर लिया। ट्रीटमेंट बताओ इसका। ट्रीटमेंट ये है कि ये इसका क्या हो गया, रेंट हो गया, रेंट में ग्रॉस रेंट चार्जेबल टू टैक्स में आ गया, और अब इसके ऊपर आप क्या कर लो, टैक्सेबिलिटी कर लो इसकी। ये हिसाब किताब है जी सर। इसका भी तरीका बता देता हूं। जब मैंने करवाया था इनकम फ्रॉम सैलरी, करवाया था इन बच्चों को, सर ये लें इनकम फ्रॉम सैलरी की, ये मेरे पास एक फाइल ओपन है। इसके अंदर अगर आप आए, ये लें, ये सर आपके सामने है कुछ चीजें, ये ग्रेचुटी और इससे रिलेटेड ये लें। मैंने एक जो है ना ट्री बनाया हुआ है, बस यही है उस पूरे का क्रक्स। ग्रेचुटी की टैक्सेशन इससे आगे नहीं है, पूरी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। अच्छा आगे आए जरा, सर ये तो मुश्किल लग रहा है, ये लें मेडिकल रीइंबर्समेंट। कितने केसेस हैं किताब के अंदर, ये आपके सामने उतार दिए मैंने, आप इसको रीड करें, यही 6 केसेस हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता वो। तो बस इस तरह की समरी बनाएं, इस तरह की ट्रीज बनाएं अपने पास कि यार जब भी हम रिवीजन करने बैठे हैं तो चीजों को आप समराइज फॉर्म में देखना है। टाइम नहीं है कि किताब को लेके बैठेंगे, ए से शुरू होंगे और XYZ तक जाएंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब चीजों को इस तरह, ये देखें जी, प्रोविडेंट फंड आपके सामने है, ये हिसाब किताब है उसका, कौन सा फंड है और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है आपके सामने टेबल फॉर्म में। ये अब आपका काम है करने का। भाई जिन बच्चों ने लेक्चर लिए हुए थे उनको तो पता चल गया कि सर समरी कैसे बनानी है, साथ साथ हाथ के हाथ, उन्होंने तो बना ली। जो देख रहे हैं वो बना लें, लेकिन इसको करने का तरीका यही होता है, हाथों हाथ जो है ना आप उसको समराइज करते हैं। डे 1 से सोचें कि आज मैं आखिरी महीने में बैठा हूं और मुझे काम करना है, ऐसा। वापिस आए, रिटर्न असेसमेंट अपील्स, वेल्थ स्टेटमेंट जुबानी पूछेगा, बताओ कैसे कैसे बनती है, करवाएगा आपसे। वो आपसे अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जुबानी पूछेगा, नहीं जुबानी नहीं पूछेगा, वो आपको नंबर ऑफ डेज बताएगा। इस साल अमेंड की थी, बताओ दोबारा हो सकती है नहीं हो सकती फर्दर अमेंडमेंट। नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे खेल रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स की बेसिस पे चल रहा है। तो ये कहलाती है क्या, केस स्टडी। उसने आपको बोला हुआ कि सर कौन कौन लायबल टू बी रजिस्टर है, आपने अगर वो पढ़ लिया तो आपको अब वो बताएगा सवाल के अंदर, इस बंदे के पास 1300 सीसी कार है, क्या ये लायबल टू बी रजिस्टर है या नहीं है। ये जी एक विडो है, क्या लायबल टू बी रजिस्टर है या नहीं है। आपने वो चीज पढ़ी भी थी, जहन में बिठाई भी थी, आपने कहा क्यों, क्योंकि ये विडो है तो ये लायबल टू बी रजिस्टर नहीं है। ऐसी बात कर रहा हूं सर, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट होना चाहिए, केस स्टडी पे अप्लाई कर दें। रिटर्न असेसमेंट बिल से इस तरह की थ्योरी आती है। हाँ
अब जब वो बात करेगा ना एपेलेट ट्रिब्यूनल की कंपेयर, उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, किस चीज से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करती है एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये तो एक सीधा सीधा जो है आपके पास कमिश्नर होगा, वो 10 साल के एक्सपीरियंस वाला बिजनेसमैन होगा, इस तरह की बात है। ये तो किताब में लिखी हुई, एज इट इज छापनी है 3 से 4 नंबर वाली। तो यार बात समझ आ रही है कुछ कि किस चीज को किस तरह से करना है। आपको खुद इतने काबिल होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाए, यहां से थ्योरी आएगी, यहां से क्रैमी का प्योर रट्टा पे सवाल आएगा, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, यहां से केस स्टडी आएगी। तो क्या आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो चुके हैं कि आइडेंटिफाई कर पाए कि व्हाट टू क्रैम एंड व्हाट टू अंडरस्टैंड। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस क्रैम करने वाला जाहिल है, सेम विदा के सैलरी, लेकिन जिसके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग है, प्रोविजन जहन में है, उसकी एप्लीकेशन करने वाला अक्लमंद है। ये मेरा मकसद था। अगर आप सब लोगों को बात समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है सर आज का मेरा जो मकसद है वो। जी ऑनलाइन वाले हज़रात, सर आप मुझसे कोई भी सवाल एक एक करके पूछ लें। सर अगर सबको मेरी बात समझ आ गई है तो जरा प्लीज यहां पे यस कर दें, कोई सवाल है तो पूछें। जी बेटा, हाँ प्रेजेंटेशन तो देखिए आप साफ सुथरा लिखेंगे ना, प्रेजेंटेशन में ही चीज़ आती है। आप काटा मिटाई नहीं करेंगे वहाँ पे बिला वजह की, वहाँ पे चीज़ें काटेंगे नहीं, गलत लिखे, सोच समझ के लिखेंगे। ये नहीं कि बस जो जहन में आया लिख दिया, बाद में पता चला यार ये तो लिखना नहीं था, फिर काट रहे हैं उसको बैठ के। पहले ही थोड़ा सा 1 मिनट लगा के सोच लें कि यार सही आंसर लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा। पहले ही अपने जहन में ड्राफ्टिंग कर लें, यार ये सफ़ा जब मैंने लिखा हुआ है किस तरह का मेरी आंखों में आ रहा है, पहले से ही सोच लेना ये चीज़ें। तो ये चीज़ें मेनली। जी जी आप पूछें पहले। अगर देखें पेपर में इतना टाइम होगा नहीं हेडिंग से, लेकिन कम से कम जितना लिखें वो तो क्वालिटी लिखे ना यार, वो तो क्वालिटी लिखे ना, वो तो अच्छा लिखे, समझ आना चाहिए ना वो। और जो लिखे उसको लिंक करें केस स्टडी से। अब उस बंदे ने आपसे पूछा है कि हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, और उसने ऊपर सवाल में बोला है कि भाई एक वो मिस्टर मिसेज रजिया है, कोई ऐसे करके है, कोई खातून है, उसके पास एक 1300 सीसी की गाड़ी है। आप बता दें ये लायबल टू फाइल रिटर्न है या नहीं। आप गए चैप्टर नंबर 14 में, आपको याद था अ पर्सन जिसके पास गाड़ी हो वो है, जिसके पास जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस इतनी ज्यादा, वो भाई वो क्या करेगा इस चीज का। आप जाके पॉइंट्स लिख रहे हैं वहां पे, भाई उन पॉइंट्स को उठाओ और उसको लिंक करो इस सिनेरियो से, और इस बंदी का जो ऊपर खातून का नाम दिया इसको यूज करो और बताओ क्योंकि उसके पास एक गाड़ी है तो इस वजह से वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस तरह से डिस्कस करो इसको। ये कैसे आएगा सर, ये आपको पास पेपर्स करके आएगा। पास पेपर कहां से मिलेंगे, सारे के सारे पोर्टल पे अवेलेबल है। पिछले 10 अटेम्प्ट, ये पास पेपर की एनालिसिस आ रहा है, सारे का सारा करवा दिया सर। ये पास पेपर एनालिसिस 3 अटेम्प्ट ये हैं, 3 और 4 7 अटेम्प्ट ये हैं, 7 और 4 सर 11 अटेम्प्ट आ रही है। मैंने इसमें से 10 अटेम्प्ट करवाई हुई हैं और इतनी काफी है, इससे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं को आप 2 बार कर लें, आपके लिए काफी, आपका पर्पस सब हो जाएगा। इसके आपको सोल्यूशन चाहिए, सारे के सारे पोर्टल पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको लेक्चर लेना जाके ले। तो भाई मेरा ख्याल है कि अब जो है ना हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम ये बात कर पाएं कि हमें क्या पढ़ना है, पढ़ के किसको याद रखना है और किस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग की हद तक रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनको याद बस पढ़ के भूल जाना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। ऐसा है, कह देगा डिफाइन करो टैक्स ईयर, कहेगा नहीं कहेगा। डेफिनेशन तो टैक्स ईयर की नहीं पूछेगा आपसे वो, हाँ वो ये जरूर कहेगा कि ये वाली डेट है, बताओ कौन सा टैक्स ईयर है। कुछ बात समझ आ रही है? तो चीजें खुद बताती हैं आपको कि उसके ऊपर केस स्टडी आनी है या उसके ऊपर जो है वो क्रैमिंग आनी है। नंबर ऑफ डेज काउंट करने ना रेजिडेंट के लिए, तो वो आपसे कहेगा कि वो वहां रहा, यहां गया, पाकिस्तान में आया, चला गया थोड़ी देर के लिए, वो दिन काउंट करना है नहीं करना, ये हिसाब किताब है। कोई बात समझ आ रही है? तो सर मैं एक बार खुद से समराइज कर देता हूं। उसमें ये कि सर आपके पास चैप्टर नंबर 1 to 3 है जो कि प्योरली क्रैमिंग बेस है, उसमें से चैप्टर नंबर 3 में से केस स्टडी आ सकती है एथिक्स की, टैक्स इवेजन, और उसके बाद कौन सा था, टैक्स, इसके ऊपर आपके पास केस स्टडी आ सकती है। सर चैप्टर नंबर 2 में जो लेजिस्लेटिव वाली लिस्ट है उसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। बाकी चैप्टर नंबर 1 प्योरली क्रैमिंग बेस है, ये मैंने एक बात कर दी। सेल्स टैक्स में आ जाए, चैप्टर नंबर 17, 18 जहां पे इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन, आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन है, ये सारी की सारी न्यूमेरिकल बेस्ड है। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 19 टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्ट, सस्पेंशन, भाई इनको याद करो, पेपर में पूछेगा, अप्लाई कर देना। थ्योरी आ सकती है, केस स्टडी आ सकती है यहां से, ये बात कर दी। और चैप्टर नंबर 14, 15, 16 रिटर्न असेसमेंट अपील्स बता दिया कि सर किस तरह से वो आपसे क्रैमिंग डेट पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 15 से अपीलेट ट्रिब्यूनल वाली वेल्थ स्टेटमेंट आपसे किस तरह से वो टेस्ट कर सकता है, लास्ट टाइम आ गई थी, इस बार माइट भी ना आए। आपसे पूछ सकता है कि कौन है लायबल टू फाइल रिटर्न, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट किसने फाइल करनी है,
तो ये सारी बातें ना केस स्टडी पूछ सकता है इसके ऊपर वो। और बात करें चैप्टर नंबर 4 से लेकर 13 तक, तो टैक्स क्रेडिट्स को और लॉसेस को माइट भी वो छोटा छोटा 2-2, 3-3 नंबर का पार्ट बना के पूछे, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये वो बड़े सवाल आपसे पूछेगा। कुछ बात समझ आइए, कुछ पल्ले पड़ी हैं बातें कि अब से जब आप घर जाएंगे तो आपने जो है ना चैप्टर की शक्ल देखनी है और आपको पता है कि इसमें से मुझे क्या लर्निंग आउटकम है जो 2-3 घंटे लगाने के बाद मैं यहां से निकालूंगा। ये असल में मैंने आपका अगले एक पूरे महीने का जो आपका जाना था ना, जाया जाना था जो टाइम, वो मैंने बचा लिया। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। इस स्लाइड को रेफर करिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, कस्टमाइज वाले ग्रुप में और रेगुलर ग्रुप में भी, तो आप इसको जरूर रेफर करिएगा। सर किसी का कोई सवाल है पूछ लें, मैं इनसे भी पूछ लूँ। सर ये रॉयल्टी, डिविडेंड जैसी बड़ी बड़ी डेफिनेशन क्या इनको याद करना है? नहीं याद करना मेरे भाई। वो आपको कहेगा कि भाई एक प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने मेंबर्स को पैसे दे दिए कुछ, बताओ क्या है ये, ऐसा लोन दिए थे पैसे, वो डिविडेंड होता है। ऐसा पास पेपर में आया है। सर टेस्ट सेशन कब स्टार्ट कर रहे हैं? बेटा टेस्ट सेशन हमारा एक टेस्ट मैं अभी आपसे शेयर करूंगा जो कि मैंने फ्राइडे को करना था, वो मेरे असिस्टेंट की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं शेयर हुआ। कल आज एक शेयर कर दूंगा सेल्स टैक्स का सवाल, मॉक टेस्ट जो है 45 मार्क्स का। फिर एवरी फ्राइडे मेरे पास एक शेड्यूल है। कहाँ गया जी? मेरे पास एक शेड्यूल है, ये लें जी। सर सबसे पहले 25 जो क्या 26 है, यहाँ पे सेल्स टैक्स का होना था। 1 अगस्त जो आपके पास आ रहा है उसके पास इनकम फ्रॉम सैलरी और कैपिटल गेन और अदर सोर्स रखे हुए हैं। फिर मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस और एओपी साथ ही रखा हुआ है, साथ में टैक्स के क्रेडिट्स रखे हुए हैं मैंने। ये 2 टेस्ट हैं। फिर उसके बाद एक और टेस्ट है जिसमें मेरे पास चैप्टर 1 to 3 और रिटर्न असेसमेंट अपील है, ताकि आज से जो बंदा बैठे ना क्रैमिंग करने, 15 दिन के अंदर अंदर बार बार रीड करके उसको क्रैम तो हो जाए ना यार, चीजें जहन में तो बैठ जाए। तो ऐसा है सर। और फाइनल मॉक जो है वो मैं कब कर रहा हूँ सर? 100 नंबर का मॉक है, वो मैं लास्ट में करूंगा इंशाल्लाह, 15-20 अगस्त के बाद कर लूंगा, ठीक है जी। तो ये सारा हिसाब किताब है। ऑनलाइन वाले हज़रात आपको कुछ बातें समझ आएंगे यार? बेटा जी इसकी रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी आपको। अगर 4 पेपर से बेटा, तो बेटा एक दिन में 3 पेपर, जिसके 4 पेपर है वो जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। 4 पेपर जिस बंदे के है ना, वो कभी भी ये सोचे भी ना कि एक दिन के अंदर उसके 4 पेपर हो जाएंगे। वो टारगेट सेट करेगा सुबह, एक एवरेज बच्चे के। देखिए मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, उसके लिए बात नहीं कर रहा जो 20-20 घंटे पढ़ रहा है, 18-18 घंटे पढ़ रहा है। जिसको 12-15 घंटे देने हैं, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। जिसके 4 पेपर्स हैं, वो 4 पेपर्स को इस तरह से प्लान करे कि एक दिन में 3 पेपर्स को प्लान करे। आप सुबह उठेंगे, 4 पेपर्स को प्लान करेंगे, डे एंड पे टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अनरियलिस्टिक टारगेट्स कंप्लीट ही नहीं हो सकते। और भाई एक दिन में 3 पेपर प्लान कर लो, 2 पेपर्स को कॉन्स्टेंटली चलाओ, ठीक है जी, कंसिस्टेंसी से। और जो एक पेपर है ना, जो उसको आप शफल करते रहो। 3 दिन सीए में कर लिया, एक दिन का ब्रेक दे दो, कोई और ले आओ। 2 दिन FAR 1 कर लिया, ब्रेक दे दो, आप टैक्स कर लो 2 दिन। 2 दिन अच्छे से टैक्स कर लिया, आप बीलॉ कर लो, बीलॉ को ब्रेक दे दो, कोई और कर लो। तो इस तरह से होता है। एक दिन में 4 पेपर एक एवरेज बच्चे के लिए नहीं हो सकते। मैंने कभी नहीं किए 4 पेपर एक साथ, पास जरूर किए, तैयार नहीं किए। कुछ बातें समझ आ रही हैं? वो लानत है उनकी शक्ल के ऊपर। शॉर्ट रिवाइज कर दें थ्योरेटिक और न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 14, 15, 16, चैप्टर नंबर 19 थ्योरी। इसमें से प्योर थ्योरी भी बता दी है, इसमें से मैंने केस स्टडी भी बता दी। सर इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, एओपी, टैक्स क्रेडिट्स और प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, सब का सब क्या है? न्यूमेरिकल है। जो रेट्स है सब कुछ पेपर में गिवन होंगे। कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन करो, पास पेपर देखो, उसके लॉसेस हैं उनको नेट ऑफ करके देखो। ये कहना आसान है कि सैलरी के साथ कोई और एडजस्ट नहीं हो सकता, ये कहना आसान है कि स्पेकुलेटिव जो है ना वो नॉन स्पेकुलेटिव के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये करना अलग बात है। पेपर से 2-3 दिन पहले किताबें छोड़ दें, चिल करें भाई, क्या मतलब पूरा सेशन पढ़ा नहीं है? पेपर से 2-3 दिन पहले एक अच्छा बच्चा नहीं पढ़ता। हाँ थोड़ी बहुत चीजें हैं। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये जो आपके सामने पास पेपर का एनालिसिस है ना, जब आप ये सारे सवालात कर लेंगे, एक बार कर लेंगे, दूसरी बार आप इनकी रिवीजन कर लेंगे, तो दूसरी बार एक चीज करिएगा, इसमें से ना कुछ बेंचमार्क क्वेश्चन निकालिएगा खुद से, जो आपको लगे बेंचमार्क है। और आपकी गट फीलिंग बिल्कुल सही है, जो आपको लगे ना कि ये बेंचमार्क है, उसको अपने पास सेपरेट कर लीजिएगा और पेपर से पहले वो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा बस। इसके बाद आपने फाइनल जो ऑब्वियसली 2 रिवीजन के बाद एक फाइनली आप रिवीजन तो करके जाएंगे ना पेपर से पहले, जो 2 दिन की या 3 दिन की रिवीजन आपने प्लान की होगी, तो आप वो करके जाएंगे, आपका पर्पस सब हो जाएगा। यकीन करें जो 150 घंटे आए कि आपने रिक्वायर किया, अगर आपने उसको दे दिए 125, 130, 150 घंटे, पेपर पास है। सर जी
सर वी में लीव ना हो। जी बेटा अब तो बातें सारी हो चुकी हैं, कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। 6:05 आपके मैंने ऊपर ले लिए क्योंकि 5 मिनट लेट ही स्टार्ट किया था। बिल्कुल बेटा किंसा, ये रिकॉर्ड एंड ऑडिट जो है थ्योरी बेस्ड है। 0% चांसेस है क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है वेल्थ स्टेटमेंट। 1 मिनट दिएगा सर प्लीज। स्टार्ट के रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर हम अलग से बात कर लेंगे कैसे यूटिलाइज करना है। अभी शायद ये रेलेवेंट बात नहीं है, अभी तो ये है कि सिलेबस कैसे करना है। और सर आपने जो सैलरी और बिजनेस की समरी बनाई है वो कहाँ से मिलेगी बेटा, ये आपको रेलेवेंट नोट से मिलेगी। और सर बात सुनिएगा, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेक्शन नंबर 21 याद कर रहे हो ना, जब सैलरी में आप ये रेट्स वगैरह याद कर रहे हो, 1 पेजर लिस्ट बनाए इसकी यार, 1 पेज पे अपने हाथों से लेके। किसी टीचर की आप समरी उठा के पढ़ने लग जाएंगे ना, यकीन करें कद्दू को समझ नहीं आएगा। मैं सही बता रहा हूं आपको, अपने हाथ से बनाई हुई समरी सेक्शन नंबर 21 की इनएडमिसिबल डिडक्शंस खुद से जब बनाई होगी ना, अपनी हाथ से की हुई मेहनत है। इनको मैं नोट शेयर नहीं करता, आपको पता है क्लास में लिखते हैं इनके आप नोट। IIT वाले बच्चे मुझे कहते हैं कि मेरे साथ नोट शेयर कर दे, नहीं करता, आदत खराब ही नहीं कर रहा यार। मैं तुमसे शेयर कर दूंगा, तुम मेरे पे जो है ना वो डिपेंडेंट हो, तुम खुद क्या करोगे। तो ये बातें जो है ना सर ये खतरनाक है थोड़ी सी, ठीक है जी। तो सर पास पेपर्स 2022 से 25 बेटा 2021-20 से कर लें आप, 20 से ऑनवर्ड्स कर लें, और अपडेटेड सॉल्यूशंस के साथ सब कुछ अपलोड किया हुआ है मैंने पोर्टल पे, ठीक है बेटा। और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं सर, अदरवाइज हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। सर ये समरी आपके सामने है, जो सारी मैंने बातें की हैं समरी आपके सामने है। और जब ये पेपर आपका पास हो जाए तो सर मुझे आप दुआएं दे दीजिएगा, ठीक है जी। आप लोगों के लिए यही है। 4 सब्जेक्ट्स का मैंने बता दिया बेटा किस तरह से मैनेज होंगे। बेटा मैं लेनोवो बेटा मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं बेटा। CMA का सेशन मैं सर अहमद से रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। जिसके 3 पेपर्स हैं वो तो इजीली मैनेज कर लेगा ना यार। 3 पेपर्स का मतलब है कि अगर 12 घंटे 14 घंटे निकाले जाएं तो एक पेपर को 4-4 घंटे दे सकते हैं। दे देना यार, आखिरी महीने और क्या करना है। मोटिवेशन तो देखें, ग्रुप A पास हो गया तो इसका मतलब है कि फिर डाटा और रिस्क वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा, ऐसा। अच्छा एक बात यार, यहां पे जो बच्चे बैठे हैं और आप लोग, अगर मैं ICAP में इसकी वर्कशॉप रखवाऊं तो क्या ख्याल है टैक्स की वर्कशॉप के ऊपर। सर ICAP जो डेट दिया मैं सर, अगर इसकी वर्कशॉप हो जाए तो क्या ख्याल है सर। प्लीज गुस्सा नहीं करना, सुस्ती बहुत और नींद बहुत आती है। मैं बहुत ट्राई करता हूं बट पता नहीं मौसम है या कुछ समझ। नॉर्मल है, टोटली नॉर्मल है, टोटली नॉर्मल है। यहां सब बैठे हैं, सबके साथ यही हाल है यार। लेकिन जितना टाइम पढ़े वो तो क्वालिटी पढ़े। आपका मसला ये है आप 1 घंटा जो है पढ़ते हैं, 4 घंटे फोन यूज करते हैं। करना इसका उलट है, 4 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा फोन यूटिलाइज करना है। जब फोन यूटिलाइज करना है तब पढ़ने की नहीं सोचना, और जब पढ़ना है तब फोन यूटिलाइज नहीं करना। ये काम कर लें आपकी जिंदगी शॉर्ट है। सर जिसके 3 पेपर बता दिए बेटा। सर रिटर्न असेसमेंट थ्योरी है रटा बेटा, बोथ है, मैंने बता दिया है कहां पे थ्योरी कहां रटा। चैप्टर नंबर 15 जो है स्पेसिफिकली वो थ्योरी के लिए है, न्यूमेरिकल यहां से नहीं, बल्कि केस स्टडी है कि जहां वो पूछते हैं अमेंडमेंट या असेसमेंट वगैरह की बातें करता है, वहां पे आ सकती है। 3 हो सकते हैं बेटा, एक दिन में 3 ही तो होते हैं, 4 नहीं हो सकते। तो 4 का मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऑल्टरनेट डेज पे करें इनको, ठीक है जी। चलें सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों में से किसी का कोई मजीद सवाल है तो वो मुझे जो है व्हाट्सएप पे, सर ये मैं अपना यहाँ पर नंबर लिखता हूँ, किसी के पास अगर है तो ठीक है, सबके पास होगा वैसे तो। बेटा मैं इतना ही काफ़ी है, चलें जी काफ़ी है सर। क्या हुआ, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ 5-1 है, 5-1 है सर। जैसे बीरो के बाद टैक्स में 3 दिन का गैप है, कैसे यूटिलाइज करें? रिवीजन करें बस, प्रैक्टिस उससे पहले हो चुकी है, सिर्फ रिवीजन, ठीक है जी बेटा। एक और सेशन रख लेंगे इंशाल्लाह, ये एंड में रखेंगे जी। सर रिवीजन का प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चलें। जो बंदा आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहा है ना, वो यहाँ के जो 15 तारीख है उसको क्या कर ले, उसको 25 तारीख समझ के स्टार्ट कर ले, और अपने इस प्लान को थोड़ा सा कंप्रेस कर ले। मैंने बार बार चीजों को डाला हुआ है ताकि ज़हन में बैठ जाए। आप 1 हफ्ता कटा लें यहाँ से, 1 हफ्ता आप कम कर लें, कोई मसला थोड़ी है। आप चाहते हैं तो सर यहां से लेके ये 1 हफ्ता जो है ना, ये आप इसको कम कर दें, आपके पास प्लान अल्टीमेटली यही बचेगा। प्लान अल्टीमेटली एक दिन इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल कर रहे हैं, अगले दिन सैलरी कर रहे हैं, फिर कैपिटल गेन कर रहे हैं, और बिजनेस की बारी कब आ रही है दोबारा? 1 हफ्ते बाद आ रही है, फिर से कब आ रही है? फिर 1 हफ्ते बाद आ रही है जी। कोशिश करें 5 दिन छोड़ें कम से कम, इस महीने का तो 5 दिन छोड़े, 25 को क्लोज कर दें, माइंड अप कर दें सारे सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट टैक्स।
हाँ आखिरी के 10 दिन तक लेके जाएं, आखिरी के 10 दिन। हाँ ठीक है, तो आप कोशिश करें 28 27 तक, 27 28 तक इसको निपटा दें। ठीक है जी, चलें सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी लगी सर, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच।